welcome you to this very special revision series to power up your preparations for audit just before the exams on those chapters जिनमें हमेशा कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर रहता है कि यार ये सब याद कैसे करेंगे. What we call as special audit because of the special emphasis which we have on these chapters, which will include your chapters like audit of PSUs, NBFCs, bank audit, liabilities of auditor, investigation, due diligence, forensic. इन चैप्टर्स के रिवीजन में हम यूज करेंगे हमारे ड्रोन चार्ट जिसमें सारा स्टडी मटेरियल का कवर कंटेंट कवर्ड है. फुल नहीं, फुल. एंड दिस रिवीजन इज गोइंग टू बी कवरिंग द होल ऑफ योर स्टडी मटेरियल देन. और अगर आपने कोई दूसरे रिवीजन देखे हैं तो उससे आप इसे कंपेयर करके आप वाकई समझ सकते हो कि व्हाट इज फुल रिवीजन. अगर आपके पास ड्रोन चार्ट नहीं है, नॉट टू वरी, यू कैन जस्ट सिंपली रेफर टू द आईसीआई स्टडी मटेरियल और आप उसी सीक्वेंस में इसको रेफर कर सकते हो. यू विल बी एबल टू रिवाइज इट वेरी वेल. इट्स जस्ट दैट कि आपको स्टडी मटेरियल में हो सकता है कि थोड़ा सा वो रोमांच इन टर्म्स ऑफ द कलर्स, इन टर्म्स ऑफ द ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ द अट्रैक्शन, वो जो एक इंक्लिनेशन पढ़ाई का होता है वो शायद थोड़ा कम मिले. बट नेवरदलेस हो सकता है वहां पे आपको चार्ट्स नहीं मिले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करे हुए नहीं मिले, बट स्टिल द कंटेंट वुड मैच. और इस रिवीजन को आई वुड सजेस्ट 1.5x स्पीड पे मिनिमम आप देख सकते हो विद एन आइडिया कि 15 टू 30 मिनट्स के अंतर्गत एक एक चैप्टर आप पढ़ने से पहले एक बार इसे सुन के रिवाइज कर लीजिए और फिर उसके बाद आप पढ़िए और आप देखिए क्या आपका मेमोरी, क्या रिटेंशन रहेगा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवीजन इज वेरी सिंपल कि आप एग्जाम में ये पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एग्जाम में आंसर लिख सकें. द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू एक्सप्लेन थिंग्स, सिर्फ मुद्दे की बात है और ऐसी मुद्दे की बात जिसको आप याद रख के एग्जाम तक ले जा सको, जिसके लिए कहीं जरूरत पड़ी तो हमने निमोनिक्स यूज किए, कहीं जरूरत पड़ी तो हमने एक्सप्लेनेशन दिया, कहीं जरूरत पड़ी तो कोई स्टोरी से पिरोया, कहीं एक लॉजिकल कनेक्शन क्रिएट किया, पर उद्देश्य सिर्फ एक है कि उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व कर पाएगा. आई होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर रिवीजन सीरीज एंड दिस इज समथिंग व्हिच विल रियली हेल्प अस टू मेक ऑडिट अब सबसे स्कोरिंग. चले गाइस, नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. नया चैप्टर सिर्फ न्यू कोर्स में आया है. क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं और अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है. तो ये रिवीजन तुम्हारे बड़े काम का है. बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में सिर्फ समझ ही नहीं आएगी, याद रखने की भी काम आएगी. उस सोच के साथ अपन ने बनाया इस रिवीजन को. आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से शुरुआत करते हैं. कहते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग कमबख्त क्या है. एक तो शब्द ऐसे फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोलते हैं, तो कभी बोलते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो फिर आ जाएगा फ्रॉड ऑडिट, तो कभी बोलेंगे फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन. या खुदा, चलो समझते हैं दोस्तों. सबसे पहले फॉरेंसिक अकाउंटिंग. यहां पे आप, जैसा कि नाम है अकाउंटिंग, इसमें आप अकाउंटिंग एविडेंसेस को बेस बना के अपनी ऑडिटिंग, अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स को यूज करते हुए अकाउंटिंग डेटा से कोई फ्रॉड अगर हुआ है तो उसे डिटेक्ट करते. नॉर्मली कब कराया जाता है? जब ऐसा लग रहा है कहीं फ्रॉड हुआ है और आपको भेजा गया है कि यार ढूंढो उस फ्रॉड को या एम्बिजलमेंट को, चोरी को. तब जो ऑडिट कराया जाएगा उसे कहा जाएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग. कई बार इसे फॉरेंसिक ऑडिट भी कहा जा सकता है. Vis-a-vis this, forensic investigation is a little different because here we extract the data by talking to people, looking at evidences. So unlike the first one where we basically see the records and identify the fraud, here we will speak to people, investigate them, interrogate them if required, and identify. That is why this is investigative in nature. So it is examination of documents and interviewing people to, most importantly, extract evidences. Now if I come to fraud auditing, this is more of preventive in nature. यानी आपको लग रहा है कि कहीं पॉसिबल फ्रॉड हो सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल अडानी जी ने एसीसी सीमेंट एक्वायर किया, उनको लगा कि यार एसीसी के कंट्रोल इतने शानदार नहीं थे जैसे हमारे हैं. A lot of business is being done by one single person taking decision making, lot of concentration of power. मेकर चेकर अलग अलग नहीं है, रोटेशन जॉब का होता नहीं है, कंपलसरी लीव पे एम्प्लॉय जाते नहीं है. तो मैं चाहता हूं ऐसे एरिया में एक बार मैं एक क्या करवा लूं, लेट्स गेट अ फ्रॉड ऑडिटिंग डन. The auditor here will go and he for sure does not knows that there is a fraud, but he will check, is there any possible fraud hiding at any particular place. So the objective here also is to identify fraudulent transaction, but what not with a preconceived notion that yes there is a fraud. पहले वाले दोनों केस में हमें लग रहा है, हमें मालूम है फ्रॉड हुआ है और हम डिटेक्ट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है. हम जनरली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कहीं कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है. इट्स अ मेटिकुलस एज इन डिटेल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स conducted when fraud is suspected, so we're not sure about it. Some entities also do it as a precautionary measure from preventing fraud to happen before the fraud happens or before it goes to a large scale.
रेड फ्लैग क्या होते हैं? ये फ्रॉड नहीं है, बेसिकली इंडिकेटर्स हैं। हमारे एम्प्लॉय पियून के पास आईफोन आ गया, हमारे एम्प्लॉय नई नई गाड़ियों में आ रहे हैं, लाइफस्टाइल बिहेवियर बहुत चेंज हो गया, एम्प्लॉय टर्नओवर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत बढ़ गया है, कैशियर बार बार कंपनी छोड़ के बदल रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसी चीजें देख के आपको लगेगा पॉसिबली देयर इज समथिंग रॉन्ग, दीज आर रेड फ्लैग एरियाज, दे विल रेज एन अलार्म टू यू। तो रेड फ्लैग, शायद आप ये कह सकते हो कि रेड फ्लैग दिखेगा तो फिर हम क्या करेंगे, पॉसिबली वी मे ऑर्डर फ्रॉड ऑडिटिंग। सो इट इज signs or warnings of any impending danger or inappropriate behavior. Example से याद रहेगा, impending danger or inappropriate behavior. It doesn't necessarily indicate existence of fraud. However, there are indicators that cautions that we need to exercise caution. लड़के का फोन बहुत बिजी आ रहा है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, गुमसुम सा रहता है, रेड फ्लैग्स। चलिए बहुत बढ़िया। एंड देन फॉरेंसिक, ये सिर्फ शब्द समझाया गया है। फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ऐसा लगता है कि सारे ऐसे खतरनाक वर्ड लैटिन से ही इजाद होते हैं, which is on or before the forum, something which is presentable in the court of law or in an argumentation or in a public discussion. It involves use of science or technology. Forensic audit में there is an extensive use of IT tools and techniques. In fact, देखिए दोस्तों, forensic auditor की definition को आप उससे समझेंगे आप। These guys are trained to look beyond the numbers and they deal with the realities of the business. क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं है, इन्होंने आर्टिकलशिप भी की है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है इनके पास। वाह, ये तो याद हो गया। फॉरेंसिक ऑडिटर कौन है? जिसके पास सिर्फ नंबर्स को ही नहीं देखता है, ये बिजनेस रियलिटीज को भी देखता है। Plus, over and above this, they have highly specialized skills relating to what? Knowledge of fraud, investigating techniques, legal framework. They should be available, or they should be knowing about what are the types of frauds, what are the legal concepts, what are the various procedures, including the IT tools for data recovery, etc., so that they can detect fraud. इसको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आओ दोस्तों, मैं आपको स्किल्स बताता हूँ। फॉरेंसिक ऑडिटर की क्या स्किल्स होंगी? तो नॉर्मली एक ऑडिटर फॉरेंसिक यानी कि फ्रॉड डिटेक्ट कर रहा है, तो उसकी स्किल्स एक तो अकाउंटिंग में महारत होना चाहिए और ऑडिटिंग में होना चाहिए। तो वन इज ऑडिटिंग एंड सेकंड इज अकाउंटिंग। ये तो ही साथ ही साथ में भाई को लीगल अच्छा ज्ञान होना चाहिए। किन चीजों का? एक लॉज एंड रेगुलेशन, लीगल फ्रेमवर्क, और एक लीगल प्रोसीजर का। क्योंकि आपको मालूम है फॉरेंसिक ऑडिटर को कई बार कोर्ट में भी एज ए टेस्टिमोनी पेश किया जाता है, विटनेस के फॉर्म में। तो दे विल हैव गुड नॉलेज अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क एंड द लिटिगेशन प्रोसेस। ध्यान रखना, पूरे फॉरेंसिक ऑडिट में आईटी बार बार आएगा, तो आपके पास आईटी का अच्छा नॉलेज और इन्वेस्टिगेटिव टूल्स का आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स, क्रिमिनोलॉजी अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स। इससे ये लोग एविडेंस गैदर करें और इनके अच्छे कनेक्शन होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं। दीज आर स्किल्स। बड़ा लॉजिकली डिस्कस भी हो गया, याद भी हो गया, बढ़िया। रोल क्या होता है फॉरेंसिक ऑडिटर, कहाँ कहाँ पर काम आता है दोस्तों? तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि इसको एज अ टेस्टिमोनी इन द कोर्ट प्रेजेंट किया जा सकता है। प्लस ये लोग फ्रॉड डिटेक्ट करने में और कुछ केसेस में प्रिवेंट करने में काम करेंगे। और फिर आईटी आ गया एक बार फिर से, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक। कोई टैक्स की रेड हुई है, हमें लग रहा है डेटा सारा डिलीट हो गया, हम लाएंगे फॉरेंसिक ऑडिटर को, वो डिलीटेड डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये क्या कहा जाएगा? आईटी टूल्स को यूज करेगा। इसे कंप्यूटर फॉरेंसिक का पार्ट कहा जाएगा। ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट में क्या फर्क होता है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट का डिफरेंस समझा था, बस बिल्कुल वैसे ही। तो भैया ऑडिट क्या होगा? कंप्लायंस सब्सटेंसिव चेक करेगा, फॉरेंसिक क्या करेगा? इन डेप्थ चेक करेगा। ये लिमिटेशन के साथ काम करेगा, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं होगा। ये ओपिनियन देगा, नेगेटिव एश्योरेंस बोलेगा, सब कुछ ठीक लग रहा है या हमें कोई गलती नहीं मिली, ये बोलेगा नहीं ये फ्रॉड हुआ है, ये हमारे पास प्रूफ है। ये इस तरह से हम इसको कंक्लूड करते हैं। टेक्निक क्या होगी इसकी? मोर और लेस इसकी इन्वेस्टिगेटिव टूल्स यूज करने की ऑडिटर की नहीं होगी, जबकि इसकी होगी। तो ऑब्जेक्टिव में ही फर्क है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू है, इसका बेसिक उद्देश्य फ्रॉड डिटेक्शन। टेक्निक सब्सटेंसिव, कंप्लायंस, इन्वेस्टिगेटिव। यहाँ पे हमारा क्या होगा? मैनेजमेंट परसुएसिव एविडेंस पे रिलाई करेंगे, मैनेजमेंट की दी गई चीजों को क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं, हम पूरा इंडिपेंडेंट पूरा चेक कर डालेंगे। ये पीरियोडिक होगा, ये नीड बेस्ड होगा। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में हम नॉर्मली क्या करेंगे? इतना कि भाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंटिंग सही है, लेकिन यहाँ पे हम प्रोप्राइटरी चेक करेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह से हमारी सोच चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें फ्रॉड पकड़ना है तो कई बार हमें सामने वाले की सोच पकड़ना पड़ती है। ह्यूमन साइकोलॉजी की हमारे को नॉलेज होना चाहिए, ये भी एक स्किल होती है फॉरेंसिक ऑडिटर की दोस्तों। जी हाँ। नेक्स्ट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और ऑडिट में क्या फर्क है? अरे तो अभी क्या देखा था, जनरल ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट में। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अब ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग की बात हो गई। इन रिस्पॉन्स टू एन इवेंट वील डू फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन
फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड्स, तो नथिंग मच। एग्जाम में सर ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं कि आप घुमा के ऐसे पूछेंगे, आपको एक सिचुएशन दे देंगे, बैंक ने आपको एक लोन दिया और इस लोन में से आपको बैंक को ऐसा डर लग रहा है कि आपने लोन पर्सनल यूज के लिए ले लिया, लड़की की शादी में पैसे लगा दिए, तो बताइए अब आपको बैंक को क्या अपॉइंट करना चाहिए आपके यहाँ पे, एक ऑडिटर या एक फॉरेंसिक ऑडिटर? हमारा जवाब होगा फॉरेंसिक ऑडिटर। पर सपोर्ट कैसे करोगे जवाब को, तो आप बोलोगे ऑडिट और फॉरेंसिक ऑडिट में ये फर्क होता है। फॉरेंसिक ऑडिट क्योंकि ये चीजें अचीव करता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस आप चाहें तो देख सकते हैं, दीज आर बोथ रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। लेट्स गेट गोइंग गाइस, बढ़िया है, क्वेश्चन भी साथ साथ में हो गया। किसे लगता है फॉरेंसिक ऑडिटर? अरे दोस्तों एक बात बताओ, फॉरेंसिक ऑडिटर किसे लगेगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों, जहां पर भी हमें कोई प्रूफ करना है, जैसे मैंने बताया कोर्ट में काम आता है, तो लॉयर्स को लगेगा फॉरेंसिक ऑडिटर, सरकार को लगेगा, टैक्स की रेट वगैरह लगाई तो उसमें लगेगा, बिजनेस कम्युनिटी को लग सकता है अपने आप फ्रॉड प्रिवेंशन करने के लिए, बैंक्स को तो सबसे ज्यादा लगेगा भारत में, क्यों? क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड सबसे ज्यादा होते हैं, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। कोर्ट को लग सकता है, वो अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सपोर्ट करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स इन दो को तो लगते ही हैं, क्यों? क्योंकि एज सच यहाँ पे फ्रॉड्स होते ही होते हैं। पुलिस फोर्स को भी लग सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर? आप इसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, देख सकते हो। फ्रॉड डिटेक्ट करने में काम आएगा, रिस्क मैनेजमेंट में, कोर्ट सिस्टम्स, फाइलिंग, इंटरनल कंट्रोल बेहतर करने के लिए, एविडेंस कलेक्शन, प्रोफेशनल बॉडी को बताने के लिए कि भैया आपके बंदे ने फ्रॉड किया है या नहीं किया है, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्लायंस से भी वगैरह के सबके काम आ सकता है। सिंपल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ डिमांड फॉर फॉरेंसिक ऑडिटर? आजकल फॉरेंसिक ऑडिटर की डिमांड कहाँ चल रहे हैं दोस्तों? बहुत चलता है फॉरेंसिक ऑडिट। इनफैक्ट आपको मालूम है सीए बनने के बाद आपके पास आजकल बिग फोर में पहले होता था सिर्फ ऑडिट, जिसमें इंटरनल ऑडिट जिसे रिस्क कहते हैं आजकल, और स्टैट्यूटरी ऑडिट और टैक्स में ओपनिंग आती थी। आजकल एक अलग से ओपनिंग आती है, मालूम है आपको किसमें? फिट्स में, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक ऑडिट में। तो कहां कहां आजकल चल रहे हैं सर ये डिमांड? कहां कहां पर आ रही है फॉरेंसिक ऑडिटर की? अरे बहुत सारे एरियाज में आ रही है सर। आप तो रट्टा दो बस, हमको और कुछ नहीं करना। ये हुई ना मुद्दे की बात, अपने को रटना है। बहुत बढ़िया बेटा। तो सबसे पहले ये आर्बिट्रेटर के काम में आती है। तो पहली चीज आर्बिट्रेशन सर्विस। दो लोग झगड़े हुए, उसको सुलझाने के लिए एक मांडवाली करेगा, पर मांडवाली करने के लिए, फैक्ट्स एस्टैब्लिश करने के लिए कहीं हम फॉरेंसिक ऑडिटर लाएंगे और उससे प्रूव कराएंगे कि ऐसा हुआ है। ए फॉर आर्बिट्रेशन सर्विसेज, बहुत बढ़िया। सी फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अरे सर बी बीच में भूल गए, ओ हो बड़ी नेग्लिजेंस करी आपने, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। देन झगड़े हो गए, डिस्प्यूट सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन आया तो डिस्प्यूट आएगा ही आएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट में ई दो बार लिख देते हैं तो आई हो जाता है, हा 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 हा, इंश्योरेंस क्लेम बहुत खराब था। और फाइनली फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, एफ से फ्रॉड ही होगा फॉरेंसिक वाले चैप्टर में। तो ये अलग अलग एरियाज है जहाँ पे डिमांड ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर आ सकती है। व्हाट आर दी सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक ऑडिटर? अरे बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। इतने सारे कैसे याद रखेंगे? तो आप तो इसमें एक चीज याद रखना, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग। और इस शब्द के साथ बहुत सारे शब्द जुड़े हुए हैं। क्या आइडेंटिफाई करने में ये काम आ सकता है आपको? क्वेश्चंस जो हमें पूछना है। आप हो सकता है फॉरेंसिक ऑडिटर को बोल दे यार हम खुद फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, तुम हमें सिर्फ क्वेश्चन चेकलिस्ट बना के दे दो, हमें लग रहा है कि हमारे यहाँ पे इन्वेंटरी की चोरी हो रही है, कैसे चेक करें लोगों की पूछताछ करके, ये बताना है, तो तुम मदद कर दो। तो क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा तो क्वेश्चन पे जो रिस्पॉन्स आया है उसको इवेल्युएट करने में भी मदद कर सकता है। तो रिलेटेड पॉइंट हो गया। देन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहिए? भाई इन्वेंटरी में फ्रॉड लग रहा है तो क्या चेक करना चाहिए? परचेज या सेल या स्टॉक रिकॉर्ड्स, क्वालिटी रिकॉर्ड्स, तो ये उसमें भी मदद कर सकता है। किन लोगों से बात करना चाहिए? तो सवाल क्या पूछना चाहिए, किन से पूछना चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बातचीत करना चाहिए। देन किन मैटर्स पे आप एविडेंसेस प्राइमरली हमें कहाँ से मिल सकते हैं? और जैसी एविडेंस मिलने की बात आएगी तो उसको इवैल्यूएट करने की बात आएगी, तो एक रिलेटेड पॉइंट ऐसे भी याद हो जाएगा। इवैल्यूएट और एनालाइज करने की बात आएगी। देन क्या ऑल्टरनेटिव मीन्स हो सकते हैं जो बताया उससे नहीं मिला तो दूसरे और कौन से जोन या तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन किस तरह से हम जो क्वेश्चंस हमने बनाए उसमें कैसे ऑल्टरनेट क्वेश्चंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन बना सकते हैं। तो एक आइडेंटिफाइंग शब्द से रिलेटेड और उससे रिलेटेड पॉइंट करके कई सारे क्वेश्चंस के इस पर्टिकुलर पॉइंट के आप आंसर्स बना पाओगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर की? मैं तो बोलता हूं बस धोनी को याद रख लेना, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा, तो इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। धोनी भाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्वालिटी? सबसे पहले तो भाई बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते थे। हेलीकॉप्टर शॉट, तो यहां पे लिख दो हेलीकॉप्टर शॉट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। यही नहीं भाई, बहुत ही क्रिएटिव थे। मैंने एक बार देखा था कि वो ऐसे खड़े थे और बॉल किसी ने एकदम टिक कर दी और दूर जा रही थी, तो ये पांव ऊपर करके उससे रोक लिया। ये भगवान क्या करते, स्पिनर था, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? क्रिएटिविटी है भाई की। पांव से लेग ब्रेक कर लिया बॉल रोकने के लिए। हा हा हा। भाई स्टंप के पीछे बहुत आवाज करते रहते थे, क्यूरियोसिटी।
ऑलवेज डिस्कसिंग, इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, बड़े क्यूरियस रहते थे, हमेशा डिस्कस करते रहते थे लोगों से। तो इन दैट सेंस कई बार बॉलर की 5 बॉल हो गई है, 6ठी बॉल पे जाके उससे बात करते यार फील्ड चेंज कर, बड़ो डिटेल एकदम लास्ट बॉल डिस्कशन भी करते थे, एकदम डिटेल में काम करना, छोड़ते नहीं थे चीजों को। अरे 1 रन को 2 कैसे बनाना है कोई धोनी भाई से सीखे, इसका मतलब परसिस्टेंस, ऐसे ही उनकी जज्बे थे, परसिस्टेंस। विजुअलाइजेशन तो क्या था, कब कौन सा बॉलर फील्ड कैसी चेंज करनी है, स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, ऐसे ही वर्ल्ड कप थोड़े ना जीते, विजुअलाइजेशन से ही हो पाया ये। डिस्क्रीशन, करते अपने मन की थे, मिस्टर कूल बोल के मन की करना, दूसरे की बात सुनना नहीं सुनना। स्केप्टिसिज्म, डाउट कभी करते ही नहीं थे, ये एक फैक्टर उनका है जो आता ही नहीं है, इसलिए ये तो आपको याद रहेगा। स्केप्टिसिज्म एंड साउंड प्रोफेशनल जजमेंट, आई थिंक धोनी इज नोन फॉर हिज जजमेंट, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। ये आपका मोरलेस याद करने वाला मुद्दा हो गया दोस्तों। अब आते हैं अपन प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ऑल्सो नोन एज फॉरेंसिक ऑडिटिंग। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में 5 स्टेप थे, यहाँ पे वो सेम 5 है, बस एक और जोड़ दो, क्यों, क्योंकि फॉरेंसिक है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। साहिब बोले बॉस क्या थे सर इन्वेस्टिगेशन के 5 स्टेप, अब वो याद करें? अरे छोड़ो यार, क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले अपने को स्कोप डिफाइन करने का होता है, फिर अपन अपना प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे स्कोप डिफाइन करने को कहा जाएगा इनिशियलाइजेशन, प्रोग्राम बनाने को कहा जाएगा डेवलपिंग द प्रोग्राम। फिर अपना प्रोग्राम बनने के बाद अपन क्या करेंगे भैया, डेटा कलेक्ट करेंगे, एविडेंस गैदरिंग, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और फिर उसको एनालाइज करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप है, कोर्ट की प्रोसीडिंग में अगर हमें बुलाया गया है तो उसका एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। ये तो शानदार हो गया सर, याद हो गए, इन्वेस्टिगेशन के 5 याद हुए तो 6 फॉरेंसिक के भी याद हो गए, वाह 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 सर, बहुत सही जा रहे हो। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करते थे अपन, ओरल डिस्कशन, राइटिंग में कंफर्मेशन ले लेते थे, जरूरत पड़ती थी तो अपन समझ लेते थे कि भैया क्या करना है आगे, थर्ड पार्टी का रिलायंस लेना है नहीं लेना है, ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना उस तरह से इन्वेस्टिगेशन के मोड में नहीं जा रहे, क्योंकि ये फ्रॉड वाली बात है, बड़ा सीरियस मैटर है। तो हम सबसे पहले एक बार बैठ के अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे कि यार आपका मेन उद्देश्य क्या है, आप सबसे पहले हमें क्लियर बता दो। आप हमसे फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हो, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको ऐसा लग रहा है कैशियर ने फ्रॉड किया और आप उसे डिटेक्ट करना चाह रहे हो, आर यू श्योर फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है, आपका ऑब्जेक्टिव उसके अगेंस्ट में कोर्ट केस फाइल करना है या सिर्फ बात अंदर अंदर तक रहना है, हमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए। कैसे आएगी, ऑब्वियस सी बात है मिल के आएगी, ये कोई राइटिंग लेटर वेटर से काम नहीं होगा। और फिर एक बार ये चीज़ समझ आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट चेक कर लो कि आपकी कोई नेटवर्क फॉर्म ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे ये फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उससे कोई कनेक्शन है। तो सपोज होल्डिंग बोल रही है यार हमें लग रहा है सब्सिडरी में गड़बड़ हो रही है, बैंक बोल रही है हमें लग रहा है उस बोरोवर में कोई गड़बड़ है, तो ऐसा तो नहीं है उस बोरोवर के लिए आप अदरवाइज कोई सर्विसेज दे रहे हो, ऐसा है तो फिर आप ये शायद असाइनमेंट नहीं ले पाओगे बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर ऐसा करते हैं कि अपन प्लान बनाएंगे, पर नॉर्मली क्या होता है, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया था, हम बोलते हैं चलो ठीक है हम ये फॉरेंसिक करने के पहले कुछ बेसिक चीजें चेक करना चाहेंगे एज इन उनके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एग्जांपल लेते हैं अपन, बैंक ने आपको अपॉइंट किया है और कहा है कि यार ये बोरोवर ने हमारे पैसे क्या किए, लुटा दिए तो हम चाहते हैं कि नीरव मोदी का फॉरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन करो और देखो कि उसने कहाँ कहाँ ये जो पैसे हमसे लिए इसको कहाँ कहाँ उसने साइफन किया, एज इन कहाँ कहाँ पे उसने डाइवर्ट किया, ये पता करो, ताकि हम उन सारी जगह से क्या करेंगे, पैसा निकलवा लेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक प्रिलिमिनरी प्लान बनाएंगे, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करके फिर अपन डिटेल प्लान पे जाएंगे। तो डेवलपिंग द डिटेल प्लान, ऑब्वियसली वी विल हैव टू ऑब्टेन द नॉलेज, use the knowledge which we have gained using or meeting with the client during the initial investigation step, and then we will in detail set out the not just the objective to be achieved but also the methodology। ये पूरा हो जाएगा और फिर एविडेंस कलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, फोरेंसिक में एविडेंस कलेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप हर चीज को जस्टिफाई कर सको, साथ ही साथ में आपसे क्वेरी होगी तो आपके पास पर्याप्त प्रूफ उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, कोई भी इनकंक्लूसिव एविडेंस पे रिलाई मत कर लेना। तो sufficient to ultimately prove the identity of the fraudster or the scheme, plus what is the amount of loss you should calculate. You should be skilled in collecting evidence which can also be used in a court. Do not take any inconclusive evidence because it can be challenged. And you should be alert कि हो सकता है आपको जान करके गलत evidences परोसे जाए, तो आपको बहुत सतर्क रहना है। You will have to be very very careful. क्लाइंट पानी भी पिला रहा है तो सोच के पीना कि कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया है। अरे सर ज्यादा हो गया, अब एकदम थोड़ा सीआईडी मोड में आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ असाइनमेंट एनालिसिस कैसे होगा। तो दोस्तों आपने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप क्या किए, नीरव मोदी के यहाँ गए और आपने उसकी सारे जो पैसे उसने खर्च किए, जहां जहां उसके पैसे यही यूज किए गए, उसने जो इन्वेस्टमेंट किए सारे आइडेंटिफाई किए, उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट बनाओगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आपको कई जगह इन्फोग्राफिक्स, समरी, चार्ट्स, टेबल्स, पाइवेट्स ये सब बनाना पड़ेंगे, यूज करना पड़ेंगे।
और फिर बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ एक्चुअल डैमेज हुआ है, कितना इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे जिसकी समराइजेशन करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये करने के लिए हो सकता है कि आप चार्ट्स और ग्राफिक्स का प्रयोग करें। फिर आपको कई जगह क्लैरिटी नहीं होगी कि यार क्या फ्रॉड है, इनफैक्ट पोटेंशियल लॉस कितना है, आपको बजट ऐसा एस्टिमेट करना होगा, प्रोजेक्ट करना होगा। तो उसके लिए यू विल हैव टू यूज प्रॉपर डिस्काउंटिंग रेट्स, रिग्रेशन और सेंसिटिविटी एनालिसिस की मिनिमम इतना मैक्सिमम इतने तक का लॉस हो सकता है। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन यूज कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस, कैलकुलेट द इकोनॉमिक डैमेजेस अकॉर्डिंगली एंड ऑल्सो कीप अ ट्रैकिंग ऑफ द एसेट की जो डैमेज हुआ है या नहीं। नीरव मोदी ने अपना पैसा जहां जहां डाइवर्ट किया है वहां पे कितनी कितनी एसेट से क्या रिकवर की जा सकती है, ऑल दैट स्टफ। फिर आप रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट में क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप अपनी पूरी फाइंडिंग्स दे, उसके ऊपर एक समरी लगाए 1 पेजर टाइप की और कंक्लूजन में लॉस बताए कितना हुआ है। रिपोर्ट कैसी बनती है? नशा ना करो, नशा लो, नशा ना लो। नशा लो नेचर ऑफ द असाइनमेंट पे डिपेंड करेगा, स्कोप ऑफ द असाइनमेंट पे डिपेंड करेगा, अप्रोच पे डिपेंड करेगा, लिमिटेशंस आप पे क्या डाली गई है, और ओपिनियन। रट्टा लगा लो, नशा लो। शेड्यूल ग्राफिक्स आप यूज़ कर सकते हो जो आपने बनाए थे, कैसे पूरी बैकग्राउंड देना कि कैसे फ्रॉड किया गया था। तो नॉर्मली आप फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट देखोगे तो वो पहले बैकग्राउंड बताएगा कि भाई ये डिवाइस स्कीम इन्होंने की गई थी। तो हर्षद मेहता के केस में जब स्कैम 1992 देखी होगी तो जिसने रिपोर्ट किया था फ्रॉड हुआ है, उसने पहले बताया कि भैया इनका लॉजिक क्या है, कैसे ये बैंक से बिल्टी लेते हैं, उसका पैसा इनकैश करके खुद थोड़े बने अपने पास रखते हैं फिर आगे देते हैं। तो पूरी उसकी स्कीम उन्होंने समझाई। ये लोग चाहे तो इम्प्रूवमेंट्स भी रेकमेंड कर सकते हैं, बाकी फैक्ट्स बेस्ड ही होगा, ये कोई ओपिनियन नहीं देंगे। कोर्ट में अगर इनको जाना है तो जो भी एविडेंस इन्होंने गैदर किया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसे कोर्ट में टीम मेंबर्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा। ये ध्यान रखें, इसके लिए एविडेंस ऐसे गैदर करें। ये आपका 6 स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट है। बहुत चलिए, अब दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करिए फ्रॉड ऑडिट टेक्निक्स का। टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 टेक्निक्स है। अपन पहले तो याद कर लेते, बाद में समझने की बात करते हैं। सबसे पहले आप धंधे को समझो, अंडरस्टैंड द बिजनेस। फिर आप धोखे को समझो, धोखा, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। और फिर आप जितने पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे देख के आपको लगता है यहाँ यहाँ पॉसिबली धोखा हो सकता है, आप उन सबको कैटलॉग कर दो, यानी धर दो, सबको एक लिस्ट बना दो। बहुत ही खराब था। एक बार आपने सारे सिम्टम्स को कैटलॉग कर दिया, मैं समझाऊंगा ना आपको, पहले याद तो करा दूं। फिर आप डेटा गैदर करने की कोई टेक्निक बनाओ। तो टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे अपन उसका डेटा गैदर करेंगे, और जो डेटा गैदर हो उससे रिजल्ट एनालाइज करो। जब रिजल्ट मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा, तो जो सिम्टम्स आपने देखे थे उससे डेटा रिलेटेड मिला, आपने एनालाइज किया, फिर उन सिम्टम्स को वापस से इवैल्यूएट करो और देखो कि यार जो आपने सिम्टम्स सोचे थे वो सही सोचे थे या आप गलत दिशा में गए थे। अगर गलत दिशा है तो फिर वापस से 99 पे सांप काट गया, शुरू से शुरू करो। और अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो फिर आप ऑटोमेट कर दो कि वैसे सारी गड़बड़ आपको पता पड़ जाए, और फिर फॉलोअप भी प्लान कर लो। ये याद होने की तरकीब है, और अब समझ लो दोनों तरकीब साथ में यूज करोगे तो बढ़िया याद हो जाएगा। 2 मिनट के लिए आप समझो कि हमें क्या करना है। वी हैव टू बेसिकली वी बीन अपॉइंटेड टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल, डिटेक्ट फ्रॉड्स। हमें समझ नहीं आ रहा है यार हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, चोरियां बहुत हो रही है, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इतनी चोरियां हो कैसे रही है। पिल्फरेज बहुत हो रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, let's for that particular matter say that we are running a store like pantaloons and all, जहाँ पे कितनी सारी आइटम्स होती है और पिल्फरेज, थेफ्ट बहुत हो रही है। हमने सारे तरीके लगाए, कंट्रोल्स अच्छे से किए, पर फिर भी कुछ ना कुछ गुड्स और सब्सटैंशियल क्वांटिटी में गुड्स चोरी हो रहे हैं। तो हमने एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है कि यार जरा पता करो कि कैसे चोरियां हो रही हैं। तो सबसे पहले आप बिजनेस को अच्छे से समझो कि यार क्या होता है, कैसे होता है, लोग कैसे आते हैं, कैसे खरीदते हैं माल, कैसे बाहर जाते हैं, पूरा सिस्टम समझो, और फिर देखो कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है। एक फॉरेंसिक ऑडिटर कैसे फ्रॉड डिटेक्ट करेगा? वो बोलेगा कि यार एक फ्रॉड पॉसिबली आ सकता है सेल्स रिटर्न में। आदमी जब खरीदता है तो खरीदते समय तो क्या करता है, खरीदते समय तो बकायदा उसमें बारकोड लगा रहता है, स्कैन होता है, फिर बाहर जाता है तो एक वो टेस्ट करता है कि भैया बिना उसके कोई बाहर तो नहीं ले जाए। तो इसके लिए चांसेस एक फ्रॉड क्या हो सकते हैं कि लोग पैंटालून स्टोर में जाके कुछ गारमेंट्स उठा के बैग में डाल दें और बारकोड या उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो निकाल दे। तो इसके लिए आपने देखा होगा फिजिकल हार्डवेयर बेस्ड टैग्स भी होते हैं जो ऐसे निकलते नहीं है। तो दैट इज वन पॉसिबल थिंग।
पर हमने देखा जब सेल्स रिटर्न होती है तो आदमी घर से माल लेके आता है, देता है और दूसरा ले जाता है या क्रेडिट नोट ले जाता है, वहां पे भी फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसे आपने क्या किया, सारे सिम्टम्स कैटलॉग कर लिए कहाँ कहाँ पे पॉसिबली फ्रॉड्स हो सकते हैं, और फिर आपने बोला कि यार इसका डेटा कैसे निकाले। तो मुझे लगता है सेल्स रिटर्न में फ्रॉड ज्यादा है, तो फिर मैं टेक्नोलॉजी से यूज करूंगा, डेटा निकालूंगा सारी सेल्स रिटर्न का और फिर एनालाइज करूंगा रिजल्ट कि यार क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो सेल्स रिटर्न हो रही है वो इनवर्ड ही नहीं हो रही है, फेक क्रेडिट नोट्स बन रहे हैं, सेल्स रिटर्न में गुड्स आ नहीं रहे हैं लेकिन वो बन रहे हैं। इससे व्हाट आई डू इज आई इन्वेस्टिगेट द सिम्टम। जब जब सेल्स रिटर्न आए मैं चेक करूंगा वाकई आए या नहीं आए, और मैं देखूंगा कि नहीं यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर आ रहा है, तो फिर मुझे वापस से बिजनेस समझ के देखना होगा और कहाँ फ्रॉड हो सकते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं यही गड़बड़ हो रही है, तो फिर मैं ऑटोमेट कर दूंगा कि जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो जरा इवेल्युएट करो कि माल कैसे आता है, कैसे स्टॉक में जाता है, कैसे इन्वर्ट होता है, कहाँ जाता है, और फिर फॉलोअप कर लेंगे। ये आपके तरीके हैं, ये 8 स्टेप्स हैं। शुरू के 3 स्टेप्स को आप एनालिटिकल स्टेप्स बोल सकते हो, ये आपके टेक्नोलॉजी स्टेप्स हैं और ये आपके इन्वेस्टिगेटिव स्टेप्स हैं। तो ये जो मैंने तरीका अपनाया ये बहुत ही सिंपल सा तरीका था फ्रॉड डिटेक्ट करने का, बट कई सारी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल हो सकती है फ्रॉड की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस पर्टिकुलर टेक्निक्स। चलिए, तो अब बात करेंगे सम टेक्निक्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर में यूज। जनरल ऑडिट टेक्निक्स क्या होंगी दोस्तों? नॉर्मली जो एज एन ऑडिटर आप करोगे एज एन इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट करना कि कहीं वायलेशन तो नहीं है, सिंपल लाइक बिना ऑथराइजेशन के परचेज हो गई, ये इस तरह की टेक्निक हो गई। स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टेक्निक्स क्या होगी? एक हो सकता है कि आप ट्रेंड एनालिसिस कर लो कि यार कंपनी की ऐसा तो नहीं है एकदम एक्सपेंसेस ईयर एंड पे बढ़ रहा है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि यहाँ से इस तरह से कहीं फ्रॉड किया जा रहा है। एक ही पार्टी से परचेज बहुत बढ़ रही है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को क्रेडिट बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, तो ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, इससे भी फ्रॉड डिटेक्ट या रेड फ्लैग्स पता किए जा सकते हैं। Most prevalent technique which you'll have to use in forensic audit or investigation is technology based or digital techniques. सिंपल क्या हो सकता है भाई, आपने ईमेल्स को टारगेट किया, फोन लॉग्स पढ़े, हार्ड ड्राइव्स जितनी भी है उसको टारगेट करके वहां से देखे। सपोज समझिए कि भैया हमें क्रिकेट के सट्टे की कई जानकारी मिली, हम गए, सारा का सारा रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। अब फॉरेंसिक ऑडिटर को बोला है कि यार यहाँ पे सट्टा चलता था, तो आपको डिटेक्ट करना है कि कितना सट्टा पिछले सालों में कितनी बेटिंग हो चुकी है, ये निकाल के दीजिए। तो आप क्या करोगे? सो नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज देयर कुड बी वेरियस पॉसिबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रॉड्स चल रहे हैं और हम रिमोट जगह से उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो वी कैन डू अ लाइव एनालिसिस। देयर कुड बी अ क्रॉस ड्राइव एनालिसिस। ये क्या होता है बेसिकली, आपकी मल्टीपल ड्राइव, ये ड्राइव होना चाहिए। क्रॉस ड्राइव एनालिसिस में आप क्या करते हैं, इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉस ड्राइव एनालिसिस, तो ऐसे भी समझ लीजिए। इसमें आप इंस्टेड ऑफ एक एक करके उनकी हार्ड डिस्क को निकाल के डेटा एक्सट्रैक्ट करने की जगह, ब्लॉकचेन जैसा कंसेप्ट, मल्टीपल हार्ड डिस्क को साथ साथ एक्सट्रैक्ट करके सिमिलर नाम की फाइल को एक साथ डिटेक्ट करके आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे हो सकता है नॉर्मली ये क्रिकेट के सट्टे करते हैं, तो जिन लोगों के बिहाफ पे बैटिंग करते हैं उनके कोड नेम्स होते हैं। अब ये भी एक सिस्टम हो सकता है कि हर बार ये एक ही सिस्टम में डेटा पंच नहीं करते, तो अगर आप सारी ड्राइव्स को एक साथ एनालाइज करोगे तो वो उसको पैचअप कर देंगे। इसी तरह से एक इनकेस करके सॉफ्टवेयर या टेक्निक होती है, जिसके अंतर्गत व्हाट यू डू इज यू डू अ पैरेलल डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड फ्रॉम मल्टीपल ड्राइव्स इन कंप्यूटर सो दैट इट इज क्विक इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट डिटेक्शन। डिलीटेड फाइल्स एक्सट्रैक्ट करना ये तो बहुत आसान है, घर वाले हमारे कई बार देखता है हमको कि कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, तो जाके रिसाइकल बिन से रिसाइकल करके देखते हैं। हाइडिंग इन्फॉर्मेशन इनसाइड अनदर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन। हमारे लेट्स से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में हमने एक फोल्डर बना रखा है और उस फोल्डर में हमने नाम दे रखा है लेट्स से फॉर एग्जांपल सीए फाइनल ऑडिट, उसके अंदर फिर नाम दे रखा है ड्रोन चार्ट्स, और उसके अंदर गए तो चार्ट्स नहीं और फोटो मिले और हमारी सारी एक्स के फोटो निकल के आ गए। स्टेगनोग्राफी इज बेसिकली, बचपन में आपने खेला होगा, वो आता था ना कि मोम अपन घिसते थे तो क्या लिखा हुआ रहता था वो निकल के आता था। तो सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन इस तरह से देना कि नेकेड आइज को दिखे नहीं, बट देन इट कैन बी डिटेक्टेड, दैट इज स्टेगनोग्राफी। सिस्टम लॉग देखे जा सकते हैं। सीए हमारा करता है कि ओ ये मालूम पड़ा यहाँ पर बैठ के यूट्यूब देख रहा था, बंदे ने ऐसा किया है, तो दैट्स अबाउट इट, वंडरफुल। एंड एक्सक्यूज मी, that is another thing. And then tracking log files, this is basically what once again similar to that PC system log or log files. Then moving on next is computer assisted audit techniques. ये CADS हो गई आपकी, जिसमें आप एक्सेल या कोई सॉफ्टवेयर को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू एनालिसिस। तो आपको कोई फ्रॉड निकालना है तो आपने डंप ले लिया और उससे पिवट वगैरह बना के आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ गड़बड़ हो रही है। जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर प्री मेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ केसेस में आपके पास अवेलेबल होंगे। ये क्या करते हैं, ये पहले से देखो, आप 2 मिनट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाओ फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए। आप सोचो कि आपको टैक्स ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, टैक्स इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया गया और आपको डिटेक्ट करना है फ्रॉड्स कहाँ हो सकते हैं। तो आपको एक रिस्क है कि 10,000 से ऊपर के कैश पेमेंट कंपनी स्प्लिट कर रही है, तो आप कैसे करोगे उन चीज़ों का, उसका एक सॉफ्टवेयर भी तो बन सकता है। और अगर वो सॉफ्टवेयर रन कर दिया तो वो सेम
रोल प्ले करके एक मैक्रो बना के वो डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता है. दैट इज जनरलाइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स आर ऑल्सो अवेलेबल. जैसे टैली वगैरह में फीचर्स ही होते हैं. जैसे आप कई सारी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स निकाल सकते हो. 10,000 से ऊपर के कैश पेमेंट की रिपोर्ट निकल गई, बिना टीडीएस के पेमेंट की सारी रिपोर्ट निकल के आ गई, रिलेटेड पार्टी के सारे ट्रांजैक्शन निकल के आ गए. एक ही पार्टी को एक दिन से ज्यादा में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, रिपोर्ट निकल के आ गई. किसी दिन स्टॉक नेगेटिव गया, रिपोर्ट निकल के आ गई. तो प्रीमेड सॉफ्टवेयर टूल से रिपोर्ट निकाली जा सकती है. Then we have data mining techniques. Important. It is a set of assisted techniques which is designed to automatically mine large volumes of data for new, hidden or unexpected information or pattern. It's nothing but a macro बना के आपने चला दिया और वो data mine करते जा रहा है. How is that different? ये software है और ये एक customized macro है. The data mining techniques are categorized in terms of discovery. तो पहले आप पता करोगे कि यार लग क्या रहा है, कहाँ पॉसिबली गड़बड़ हो सकती है. देन प्रोडक्टिव मॉडलिंग, फिर आप एक उस पर मॉडल बनाओगे और उसको रन करके डेटा एक्सट्रैक्ट करके देन यू विल डू अ डेविएशन एंड लिंक एनालिसिस. आई विल गिव यू अ ब्रिलियंट एग्जांपल. सपोज आपको लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में कोई फ्रॉड कर रहा है. कुछ 4-5 लोग मिलके कार्टेल बना के कुछ लेस ट्रेडेड कंपनी, छोटी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो सारे शेयर्स में हैवी बाइंग करके उसकी प्राइस आगे बढ़ा रहे हैं. इस तरह की कोई हरकत हो रही है. तो अब मैं क्या करूं ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. इन दिस पर्टिकुलर केस आई विल पॉसिबली से कि अच्छा मुझे सबसे पहले क्या करना है, डिस्कवरी करनी है किस चीज़ की कि क्या हो रहा है, लेस ट्रेडेड शेयर्स में हाई ट्रेडिंग हो रही है. तो मैं ये डिस्कवरी करने के लिए बड़ा आसान है. अगर मेरे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मुझे अपॉइंट किया ऐसा करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उनके डेटाबेस में पीछे जाके एक बेसिक मॉडल बना दूंगा जिसमें डिफाइन कर दूंगा कि इससे कम ट्रेडिंग जिसमें इतने पीरियड में हो रही थी ये लेस ट्रेडेड स्टॉक है. अगर उसमें इस लेवल के बियॉन्ड एक दिन में ट्रेडिंग होती है तो ये हाई ट्रेडिंग होगी. इसे मैं डिविएशन मानूंगा और फिर मुझे इसे लिंक करना पड़ेगा कि कौन ब्रोकर ट्रेडिंग कर रहे हैं. तो ये एक डेटा माइनिंग मैक्रो मैंने बना दिया और इसको मैं रन कर दूंगा. इससे फायदा क्या होगा, इट डिस्कवर्स द यूजुअल नॉलेज और पैटर्न्स इन द डेटा विदाउट अ प्री डिफाइंड आइडिया और हाइपोथेसिस अबाउट द व्हाट पैटर्न में बी. तो आप एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर की बजाय, आप प्री डिफाइंड नहीं था, आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करके इसको यूज कर सकते हैं. इससे कई सारी एसोसिएशन, ट्रेंड्स, वेरिएशंस निकाले जा सकते हैं. तो आप अपने कंडीशनल लॉजिक देके इसको कस्टमाइज करके बना सकते हैं. देन लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स. नॉर्मली आपका हार्ड डिस्क पूरी किसी ने से फॉर्मेट कर दी है तो आपको डेटा निकालना है, तो टेक्निक्स होती है, निकाल सकते हैं. तो कंप्यूटर फॉरेंसिक में हार्ड डिस्क की कॉपी बनाई जा सकती है, ईमेल डिलीटेड निकाले जा सकते हैं, इरेज्ड फाइल्स डिटेक्ट करी जा सकती है, यूज और पॉसिबल मिसयूज ऑफ डेटा अगर कोई हुआ है तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एनालाइज डेटा. जैसे होते हैं ना फ्रॉडस्टर, क्या बोलते हैं, एक्सेल में आपका कोई फ्रॉडुलेंट डेटा है तो उसे डिलीट मत करो फाइल को, फाइल के अंदर का कंटेंट डिलीट करके उसको कुछ और नाम से फाइल के अंदर कंटेंट एबीसी डाल के फिर सेव कर दो. क्योंकि कंटेंट अंदर का डिलीटेड है वो शायद नहीं निकल पाएगा, बट फाइल डिलीट हो गई तो डिलीटेड फाइल निकल पाएगी. तो हो सकता है कुछ ऐसी भी टेक्निक हो जिससे कंटेंट भी हम प्रीवियस डेट पे जाके उसको एस्टैब्लिश कर सकें. देन प्रोटेक्शन और वैलिडेशन ऑफ एविडेंसेस. तो हम क्या करेंगे, we'll use basically the federal rules as in India में जो भी rules applicable हैं. डॉक्यूमेंट्स वील यूज, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिंगरप्रिंट, फॉर्जरी, इंक सैम्पलिंग, डॉक्यूमेंट डेटिंग. ये फिजिकल टेक्निक्स, आईटी बेस्ड नहीं है कि हैंड राइटिंग चेक करना कि भैया ये उसी की हैंड राइटिंग है या नहीं जिसने करी है. जिसमें इंक चेक हो सकती है कि जैसे होता है ना फेक वाउचर्स में एक ही इंक से बार बार साइन हो रही है जबकि अलग अलग पार्टीज की साइन दिखाई जा रही है. घोस्ट वर्कर को पेमेंट हो रहा है पर सब में हैंड राइटिंग एक जैसी आ रही है, यानी एक ही वर्कर पेमेंट ले रहा है. इससे आप डिटेक्ट कर सकते हो. ये आपकी कुछ अलग अलग टेक्निक्स है. आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा बोलेंगे 60 टेक्निक बताओ. मे बी डेटा माइनिंग कैसे यूज होता है इसके कोई पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. एंड देन आफ्टर दिस यू जस्ट हैव द फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट. ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आता है फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय क्या चीज़ों का ख्याल रखना है तो ये लिखना है. पर फॉरेंसिक ऑडिट का क्या कंटेंट है या कंटेंट में क्या क्या उसकी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट होती है तो ये लिखना है. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी विच इज़ अ 1 पेजर जिसमें आपको बैकग्राउंड, क्या ओरिजिन था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या आउटपुट है और आपने अप्रोच क्या फॉलो करी, नेट रिजल्ट आप बताते हो. देन आप बताओगे कि आपने कैसे रिस्क एनालिसिस किया, आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ फ्रॉड हो सकता है, प्रोसेस क्या लगाया, एविडेंस आपने क्या क्या गैदर किए, कैसे गैदर किए, क्या आपकी रिकमेंडेशन है और स्टॉक होल्डर्स वगैरह को क्या आप रिकमेंडेशन देना चाहते हो. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. रिस्क एनालिसिस में इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या थे जो कंपनी में रिस्क क्रिएट कर रहे थे कि पॉसिबली फ्रॉड्स हो सकते थे. फिर हमारी प्रोसेस में प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, फिर हमने एविडेंस लिए, क्या फॉर्मेट से एविडेंसेस लिए और क्या उनसे कंक्लूजन्स ड्रॉ किए. एविडेंसेस में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, थ्रेट, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री की चोरी, मिसयूज ऑफ एसेट, ऐसी चीज़ें आई हैं. ये सब हम बताएंगे और फिर हमारा एक एविडेंस देके स्टॉक होल्डर को सजेशन देंगे. नॉर्मली अनेक्शर्स में आपको क्या देना चाहिए, ऐसे भी आ सकते हैं क्या क्या अनेक्शर्स यूजुअली अटैच किए जाते हैं. थ्योरी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेता है इंस्टीट्यूट. तो याद रखना जिन लोगों के इंटरव्यूज़ लिए
ऑडिटी का ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कौन कौन लोग क्या क्या चीज़ें संभाल रहे हैं ऐसा हमें बताया गया है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपन अटैच कर सकते हैं, रिकमेंडेशन और की रिस्क इवेंट्स अपन बता सकते हैं। रिपोर्ट्स बनाने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो वही वापस से बात है, नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट करेगा इसको, नेचर ऑफ सब्जेक्ट और एस्पेक्ट जो भी है वो अफेक्ट करेगा। किसको रिपोर्ट देनी है, क्या पर्पस के लिए, कोर्ट में जाएगी या मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट कितना सपोर्टिव है, फॉरेंसिक ऑडिटर की अप्रोच क्या थी और एक्सटेंट ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड, थ्योरी जैसा है एक बार आप देख लीजिएगा। दिस कवर्स योर डिस्कशन ऑन फॉरेंसिक ऑडिट। चलिए नाउ लेट्स रिवाइज द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले वहां से शुरू करेंगे। बिफोर दैट, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? डेफिनेशन ऑफ इट वेरी सिंपल, इट इज अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ, ध्यान रखना दो चीजें लिखना पड़ेगी आपको, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर बेसिकली एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट और इवैल्यूएटिंग अ स्पेसिफिक सिचुएशन। सो इन्वेस्टिगेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड इन डेप्थ inquiry or examination of a fact or a specific situation. It is obviously conducted with a view to establish a particular fact. It means it is actually inquiry into facts. It can cover various areas, could be financing, it could be investing. Operating की जगह हम लिखेंगे it could be relating to our profits or cost determination. And it can also relate to determination of frauds. What is the difference between audit and investigation? A lot of them. क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, रेयरली एग्जाम में कभी आता है, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशिंग अ फैक्ट है, ऑडिट का ओपिनियन देना है। इन्वेस्टिगेशन का स्कोप स्टैट्यूटरी भी हो सकता है और यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। नॉर्मली ऑडिट का स्कोप लॉ डिफाइंड ही होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिट्स। का पीरियोडिसिटी आपकी नीड बेस्ड होगी, अनलाइक ऑडिट विच इज पीरियोडिकली डन, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। Nature of activity is a detailed study and examination of facts and figure, whereas audit would involve sample checking. There are no inherent limitations unless client imposes, whereas audit does suffer from inherent limitation. Evidence we will seek conclusive evidence. Conclusive और substantive में कोई difference तो नहीं है, I hope so, नहीं होना चाहिए, very commonly used term. शोले देखी होगी आपने, उसमें अमिताभ बच्चन सिक्का उछाता है, हेड और टेल्स, और बोलता है हेड आया, इसका मतलब वो कहता है कि भैया वीरू तू जा। असेंशियली स्पीकिंग वीरू ये चेक नहीं करता है कि दूसरी साइड टेल है या नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मान के चलेगा कि भाई अगर हेड आया है तो दूसरी साइड टेल ही होगी। तो ही वाज नॉट सीकिंग कंक्लूसिव बट परसुएसिव और प्राइमा फेसी एविडेंसेस। बट एक इन्वेस्टिगेटर कॉइन भी चेक कर सकता है ये देख के कि कहीं कॉइन में ही मैनिपुलेशन तो नहीं है। क्या बात बोलिए सर, वाह वाह। तो ही सीक्स कंक्लूसिव एंड नॉट प्राइमा फेसी और परसुएसिव एविडेंसेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ऑब्जर्वेंस करना, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कंप्लायंसेस के ऊपर बेस्ड नहीं है जो ऑडिट होता है। दिस इज मोर एनालिटिकल नेचर, थॉट प्रोवोकिंग। रिपोर्टिंग बेसिकली वुड बी डन टू स्पेसिफिक पीपल एंड विल बी बेस्ड ऑन द एंगेजमेंट इन टर्म्स ऑफ फॉर व्हाट पर्पस इट हैज बीन कैरिड आउट। देयर विल बी नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, ओनली प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। What should be an approach to investigation? तो ये differences से to a large extent you will be also able to see basically tell what the approach is. नंबर 1 डिटेल्ड एग्जामिनेशन होगा, अभी अपन ने देखा। सब्सटैंसिव कंक्लूसिव एविडेंसेस देखने की कोशिश करेंगे हम। जब तक कोई चीज़ सब्सटैंशिएट नहीं होगी तब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी आर नॉट बाउंड बाय अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हमारी अप्रोच होगी, हो सकता है इसका फिल इन द बैंक्स टाइप का एमसीक्यू आ जाए, टू सस्पेक्ट फर्स्ट एंड देन वेरीफाई एंड देन कंक्लूड और सेटिस्फाई आवरसेल्फ दैट व्हाट वी आर सेइंग इज करेक्ट। वी विल नॉट basically though we do not rely only on prima facie evidences, but auditor जो prima facie evidences या परसुएसिव एविडेंसेस पे रिलाई करके रिपोर्ट देता है, वो एक बिगिनिंग पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टिगेशन का। दैट मींस इन्वेस्टिगेशन में फॉलो ऑडिट और इट में डेवलप फर्दर ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिटर। दिस कुड आल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन एमसीक्यू। इफ यू गेट अ थ्योरी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पूरा याद करना है एज इट इज, आपको लिखना पड़ेगा। आई विल हेल्प यू टू रिमेंबर दीज थिंग्स। रिमेंबर, अगर स्टेप्स किसी भी चीज के पूछे जाए ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के और 5 स्टेप है, तो लॉजिकली क्या होना चाहिए? पहले तो टर्म्स डिफाइन करने का स्टेप होना चाहिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो डिफाइन हो जाए, फिर उसके बाद एसेंशियली हमें क्या करना होगा? वी विल हैव टू मेक अ प्रोग्राम प्लान। So investigation program. Then we will start collecting the evidences. We will analyze the evidences what we have collected, and then based on that we will draw our report. So this is going to be a 5-step model. Let's come to the first step. So remember the points. I have given you a simple technique here कि आप सब में क्या करिएगा, 3-3-3-3 बेस बनाइएगा। आखिरी वाले में रिपोर्ट है तो 3 और 3 डबल लगा के 8 कर देना। हा हा हा। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन।
कैसे पता करेंगे? तो सीधी सी बात है कि हम ओरली डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लाइंट से कि वो क्या चाहता है। अगर एम्बिगुअस टर्म हुई तो राइटिंग में जाएंगे, और इन सब के अलावा वी मे ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट we should basically get what a period of investigation well covered, because unlike audit which is done periodically, investigation is user defined, so it could be for last 1 year 5 years, so you'll have to get it clarified. तो 3 पॉइंट आपको किसमें अंडर योर डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप और ऑब्जेक्टिव में जो डिस्कस करने हैं, पहले वर्बल डिस्कशन से स्कोप समझे, एम्बिग्विटी है तो राइटिंग में लें, और थर्ड पीरियड जरूर डिफाइन कर लें. पहला पॉइंट हो गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. Once you have done that, then you will formulate a program. So formulation of program would have 3 into 2 6 points. Second है तो 3 into 2 6 हो गए. 3 बेसिक पॉइंट्स आपको जो ध्यान रखने हैं वो क्या होंगे? ठीक है, तो थर्ड पार्टी सेड माइंड योर, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको नेमोनिक यूज करना है एक वाहियात सा, तो आप यूज कर लीजिए कि हमें थर्ड पार्टी ने इंस्ट्रक्ट किया है माइंड योर ओन बिजनेस, और इससे मेरे 3 याद रखने वाले नेमोनिक्स हो गए, थर्ड आई और बी, बिजनेस. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थर्ड पार्टी. तो दिस इज एक्चुअली द लास्ट 2 पॉइंट्स. अगर आपको प्रोग्राम फॉर्मुलेट करना है तो आप ये देखिए कि क्या आपको थर्ड पार्टी की बुक्स तक भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या, या फिर माइंड योर ओन बिजनेस, अपने को सिर्फ अपने ही एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और व्हाट एरियाज आर टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. थर्ड पार्टी ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है फॉर इंस्ट्रक्शंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वील हैव टू बेसिकली टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, एंड फॉर दैट अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड द विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द वर्क. कितनी चीज़ें हमें चेक करनी है और कितनी गहराई में जाके हमको चेक करना है. तो ये इंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो गया क्लाइंट के. एंड बिजनेस में बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, we will have to determine the program. This is point number 2. Done. Then collection of evidence. एविडेंस कलेक्शन कैसे होगा? तो हमारे पास कई सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं. मे बी हम रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेट कर ले, मे बी हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले ले, जरूरत पड़े तो हम एक्सपर्ट के पास भी चले जाए. इन सभी में किस पे रिलाई करना है? तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से सबसे ज्यादा कंक्लूसिव कौन सा है. तो बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव टू डिटरमाइन ऑन विच टू रिलाई ऑन द मोस्ट. And within this, please remember that you should not restrict yourself to prima facie evidences but look for conclusive. तो ऐसे ये 4 पॉइंट है, मैंने 3 में स्प्लिट कर दिए. पहला ओरल एक्सप्लेनेशन, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, और एक्सपर्ट से भी मदद ले सकते हैं. ये 2 पॉइंट हो गए. इसमें से सबसे ज़्यादा किस पे रिलाई करना है आपको? तो यू विल हैव टू रिलाई ऑन द मोस्ट कन्विंसिंग वन, एंड प्राइमा फेसी नहीं, कंक्लूसिव एविडेंसेस चाहिए. ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ एविडेंस. एंड देन इसके बाद में वी विल हैव टू एनालाइज, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट आवर फाइंडिंग्स. तो आपके पास सारे एविडेंसेस आ गए, अब आप उसको रिलेट करोगे एक दूसरे से. तो दैट मीन्स यू विल हैव टू एनालाइज योर फाइंडिंग. तो आपको क्या करना है? आपको डेटा का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है. इस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में कई सारे फैक्टर्स आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे. फैक्टर्स लाइक सराउंडिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, वर्कमैन के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, ऑडिटर की रिपोर्ट कितनी क्वालिफाइड है. तो वी विल हैव टू, व्हाइल इंटरप्रेटिंग द फिगर्स, कीप इन माइंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. एंड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स देन वी विल, तो हमने क्या बोला था? एनालाइज एंड इंटरप्रेट बेस्ड ऑन द फैक्टर्स. तो हमारी जो इंटरप्रिटेशंस होंगे वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी ब्रीफ, क्लियर एंड फ्री फ्रॉम डाउट्स, यानी एकदम क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. एंड देन दिस इज योर थर्ड पॉइंट बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू एनालिसिस, फैक्टर्स एंड इंटरप्रिटेशन. एंड फाइनली प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन. इसमें टोटल 8 पॉइंट लिखने हैं. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है. इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. देखो, मैं आपको याद कराने का सिंपल तरीका देता हूँ. रिपोर्ट आएगी तो सबसे पहले क्या करना होगा? वी विल हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गिव द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. तो वी विल क्लियरली डिफाइन, क्लियरली स्पेल आउट द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड लिमिटेशंस. इसमें आप अपनी रिपोर्ट किसके लिए बना रहे हो और किसके लिए नहीं है? इज इट कॉन्फिडेंशियल ओनली फॉर यूजर, दैट मीन्स मैनेजमेंट, और इवन फॉर थर्ड पार्टी? तो यू मे हैव टू गिव रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ योर रिपोर्ट इज मेंट फॉर हूम. इसके बाद में आपने रिपोर्ट बनाने में कई सारे हो सकता है अजम्पशंस लिए हों, आप उसको क्लियरली स्पेल आउट कर दीजिए, आपके जो भी अजम्पशंस हैं, प्लस कोई लिमिटेशंस रहे थे आपके काम करने के दौरान, तो यू शुड बेसिकली स्पेल आउट दोज पर्टिकुलर लिमिटेशंस एज वेल. So which means what? If you have taken any kind of basis or assumptions, please very well clearly define, and you should basically also impose any limitations if there were any.
इसके बाद में अब आप अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू करोगे तो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, पैरा फॉर्म विथ हेडिंग्स. इट शुड बी इन पैराग्राफ फॉर्म along with all the headings which should be there. And when you are creating this particular report, remember कि आपको क्या देना पड़ेगा, तो you'll have to basically give words and you'll have to give all those words and facts and link those facts to your conclusions. तो पैरा फॉर्म में बनेगी, फैक्ट्स और कंक्लूजन्स को आपस में लिंक किया जाएगा. जनरल रूल ध्यान रखना कि हर वर्ड को बहुत ही केयरफुली आप यूज करिएगा और कोई भी चीज़ जो रेलेवेंट नहीं है वो इसमें यहाँ ना दीजिएगा. इन सब के अलावा प्लीज रिमेंबर दैट द ओपिनियन शुड कम एट द एंड. दीज आर बेसिकली व्हाट द पॉइंट्स विच यू विल हैव टू माइंड. इसको 8 पॉइंट्स, इनफैक्ट अगर लिमिटेशन का एक पॉइंट और ऐड कर देता हो तो अकॉर्डिंगली दीज आर दी 8 पॉइंट्स विच आर देयर. तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगी. दिस इज बेसिकली योर 5 steps ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यू मे इन एग्जाम नॉट गेट क्वेश्चन ऑन ऑल द 5 steps. इफ यू गेट, यू विल जस्ट हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप. अदरवाइज मोस्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज यू मे गेट अ क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फॉर्मुलेटिंग द रिपोर्ट, or when you are defining scope and objective, what things you have to keep in mind, stuff like that. One of these particular points may be asked to you. Chaliye, now there is a specific discussion on certain special issues in investigation or myths about investigation, meaning कुछ जगह doubts होते हैं कि क्या investigation में ये चीज़ें करना चाहिए या नहीं. We are basically talking about that. पहला, क्या आपको 100% वेरिफिकेशन करने की जरूरत है? द आंसर इज नो, इट डिपेंड्स. आप सिलेक्टिव चेकिंग कर सकते हो, जहां पे डाउट नहीं है आगे चेक मत करो, जहां डाउट है वहां पे डिटेल में आप 100% चेकिंग पे जा सकते हैं. सेकंड, क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इन्वेस्टिगेटर रिलायंस प्लेस कर सकता है? तो एक चीज समझ जाओ, ये चैप्टर में इन्वेस्टिगेशन सिर्फ फ्रॉड्स के लिए नहीं होता है, प्रॉफिट्स के लिए भी होता है, बैलेंस शीट के लिए भी होता है. इनफैक्ट जितने भी कंपनी कोई कंपनी को खरीदती है तो इन्वेस्टिगेशन उसके फाइनेंशियल्स का करवा के इंश्योर करती है कि क्या उसके फाइनेंशियल्स जो बताए गए हैं वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और अकॉर्डिंगली वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स डिटरमाइन करती है. इस सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि ड्यू डिलिजेंस का एक अनसोफिस्टिकेटेड रूप इन्वेस्टिगेशन है जो कराया जा सकता है. हेंस इन्वेस्टिगेशन अगर कोई वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए या एक्विजिशन ऑफ कंपनी के लिए हो रहा है तो नॉर्मली उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस माना जाएगा. नॉर्मली आप उस पर रिलाई करके चेकिंग करोगे अनलेस आपको कोई डाउट आए, पर कोई डाउट आए तो फिर आपको पूरा स्क्रैच से चेक करने की जरूरत पड़ सकती है. आप क्लाइंट से भी पूछ सकते हो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई करना है या नहीं. इसके ऊपर जुलाई 21 में क्वेश्चन आ चुका है, आप ड्रोन चार्ट में देखेंगे, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हियर. नेक्स्ट, क्या आपको एक्सपर्ट का असिस्टेंस लेना जरूरी है? नहीं, अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में क्या एक्सपर्ट की मदद लगेगी, तो अगर नेटवर्थ बेस्ड वैल्यूएशन है तो आपको डेफिनेटली एक्सपर्ट की मदद कोई इंटेंजिबल एसेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या किसी प्रकार के अनलिस्टेड अनकोटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लेने की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप ऐसा करते हो कि आपको लेनी है जरूरत, तो फिर उस केस में व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू सी द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग इट and whether they are allowed to take it. Basically they'll have to take approval of the client, और एक written consent आप client की ले लें तो बेहतर रहेगा. ऐसा भी हो सकता है that different experts may have different opinions, then you'll have to decide how to conclude in terms of what to accept, and finally जो cost और related implications है, as in कौन expert की cost bear करेगा, ये client के साथ decide कर लेना चाहिए. Then अगर कोई डिस्प्यूट के कारण इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया और आपको अपॉइंट किया गया एज एन इन्वेस्टिगेटर, लेट्स से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अपॉइंटेड यू एज एन इन्वेस्टिगेटर फॉर टैक्स फ्रॉड्स, पॉसिबल टैक्स फ्रॉड्स, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन देने की नहीं सोचना चाहिए. बायर के लिए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हुआ है तो कोशिश करके प्राइस कम रखें हम, ताकि बायर कम प्राइस पे खरीद पाए. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसका मतलब यू शुड बी अनबायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू योर ओपिनियन. कोई स्पेकुलेटिव ओपिनियन नहीं होना चाहिए, हमें लगता है ऐसा होगा, हमारा श्राप है इस कंपनी के ऊपर, ऐसा होगा, ऐसी कोई बातें नहीं करना है. फैक्ट्स बेस्ड ओपिनियन होना चाहिए. फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट नहीं देना है आपको. हाँ, गोइंग कंसर्न है या नहीं है ये बात आप कर सकते हो, उसमें रिलेटेड रिस्क आप दे सकते हो, बट देन यू डोंट हैव टू से व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, यू जस्ट हैव टू रिपोर्ट ऑन द फैक्ट्स. वर्किंग पेपर रिटेन करना, इंडेक्स करके प्रॉपर्ली रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खासतौर पर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वगैरह में आपसे डेफिनेटली सवाल पूछे जा सकते हैं. स्पेशल एस्पेक्ट्स इन बिजनेस इन्वेस्टिगेशन, नॉट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. 4 एस्पेक्ट में डिस्कस किया गया है. पहले अपन ओवरऑल पिक्चर देखते हैं, फिर अपन P&L आइटम्स देखते हैं, बैलेंस शीट आइटम्स देखते हैं, और फिगर्स के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं. ये सब क्यों करते हैं? द बेसिक फंडामेंटल इज फिगर्स आर ओनली सिंबल्स, टू इंटरप्रेट देम नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड इज रिक्वायर्ड. आज अडानी इतना बड़ा हो गया, उसके टर्नओवर हो सकता है इन्फोसिस वगैरह से कहीं ज्यादा हो, फिर भी आज इन्फोसिस अगर कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इक्विटी लेने जाएगी तो बड़े आसानी से पैसे मिल जाएंगे इन कंपेरिजन टू मे बी अडानी. वाई? बिकॉज द प्रमोटर, द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, द कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ, द काइंड ऑफ कस्टमर्स व्हाट इज एट, ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है आपकी कंपनी के वैल्यूएशन पे. इसके लिए ये जरूरी है कि आपको एक ओवरऑल पिक्चर देखना पड़ेगा. इस ओवरऑल पिक्चर में क्या मैटर्स आप डिस्कस करेंगे. तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग अ ग्रुप ऑफ कंपनी, नो द मैनर इन विच प्रॉफिट्स हैव इमर्ज्ड, what companies are majorly contributing to the profit, what are the intercompany transaction, कहीं फंड्स की साइफनिंग तो नहीं हो रही है.
कितने लाइंस ऑफ प्रोडक्ट है। आज टाटा में आप देखोगे तो उनका 50% से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है टीसीएस उसकी सिंगल कंपनी से, टाइटन बीइंग द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो आपको ये देखना है कि भैया व्हाट इज द गुड कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ इज इट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन पर्टिकुलर बिजनेस और देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस। देन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सप्लाई ऑफ पार्ट कंपोनेंट्स कहीं इंपोर्टेड हैं या लोकल इंपोर्टेड हैं, तो रिस्क उसके आपके एसोसिएटेड बढ़ जाएंगे बोथ विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज, पॉलिटिकल रिस्क। बिजनेस लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन होता है वेदर इट इज थ्रू फिजिकल चैनल्स। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से मैनेजमेंट कैसा है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस क्या है, मार्केट में उसकी क्या रेपुटेशन और पोजीशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स, और फिर इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन में वर्किंग कैपिटल देखिए, ट्रेंड देखिए उसके सेल्स प्रॉफिट की, रिटर्न एडिक्वेट है या नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है या नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको बिजनेस इन्वेस्टिगेशन में ओवरऑल पिक्चर अज्यूम करना है या स्टडी करना है, तो ये पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेंगे, जितने याद रख सको और कोट कर सको उतना बेहतर होगा। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में 3 से 5 या 5 से 7 साल के आप पी&एल यूजुअली बनाते हैं। जीपी रेशियोज और एनपी रेशियोज निकाल के आप, यहाँ पे उद्देश्य ऑडिट करना नहीं है, इनफैक्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे कमेंट करना है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे टर्नओवर है तो आप ब्रेक डाउन करिए और देखिए कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, क्या मिक्स है, क्या आपका अलग अलग हाई जीपी रेशियो प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्या मिक्स है। तो एप्पल कंपनी का टर्नओवर क्या प्योरली आईफोन बेस्ड है या इट इज अ स्प्रेड ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट विल बेसिकली इंपैक्ट वैल्यूएशन। ऑर्डर बुक कैसी है, आगे कितने ऑर्डर्स हमारे बुकड है, कोई एलिमिनेट करना है, फिक्टिशियस एंटी इंटरकंपनी ट्रांसफर्स वगैरह तो नहीं है, सेल्स रिटर्न कितने होते हैं, कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, कंज्यूमर बेस कस्टमर बेस कितना फैला हुआ है, एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट को तो मैं केटर नहीं कर रहा हूँ। सेम ऐसी बैलेंस शीट में भी सारी चीज़ों में आप यही देखेंगे, जैसे फिक्स एसेट में आप ये नहीं देखोगे वैल्यूएशन सही है नहीं, आप देखोगे फिक्स एसेट कितने पुराने हैं, रिवैल्यूएशन किया है क्या, डिप्रिसिएशन पर्याप्त है या नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस उनकी कंडीशन क्या है, एफिशिएंसी कितनी आ रही है, ऐसे मैटर चेक करके इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट करेगा। तो ये इंटरप्रिटेशन करेगा, जैसे फिक्स एसेट है तो बताएगा भैया इतने फिक्स एसेट मुझे लगता है रिप्लेस करना पड़ेंगे, इतने फिक्स एसेट ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इस तरह के वो कमेंट्स देगा। लेट्स से टर्नओवर है तो बताएगा भैया ट्रेंड टर्नओवर का इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, पॉलिटिकल कंडीशन फेवरेबल है नहीं है, कंपटीशन में हमारी क्या सिचुएशन है, बेहतर है खराब है, नए मार्केट की क्या अपॉर्चुनिटी है, इस तरह के कमेंट देगा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो दिए गए हैं, दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। दिस कवर्स योर डिस्कशन ऑन स्पेशल एस्पेक्ट्स इन एनी बिजनेस इन्वेस्टिगेशन। तो क्वेश्चन आता है कोई भी बिजनेस के इन्वेस्टिगेशन में किन चीजों का ख्याल रखना है, तो ये होगा। अब इन्वेस्टिगेशन ये अभी जो अपन ने पढ़ा ये बेसिक था। अब अपन आते हैं टाइप्स, तो 2 होते हैं, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड अंडर 210, 213 एंड 216। 216 एकदम डिफरेंट है, जहां पे आप कंपनी के रियल ओनर्स कौन है, बेनिफिशियल ओनर कौन असली में पैसा कंपनी का कमा रहा है, कोई वो ऐसी पार्टी तो नहीं है जिसको लीगली अलाउड नहीं है, कोई ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर है जो हमारे आईपीएल में पैसा लगा रहा है जो कि अलाउड नहीं है, तो इस तरह की हमें चेक करना है। तो हम चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी नाम के लिए एक इंडियन ओनर्स की है पर एक्चुअल में पैसा किसी और का लग रहा है। तो रियल ओनरशिप चेक करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो सेपरेट 216 में। बट देन वी हैव 210, 212 एंड 213। दीज आर इन्वेस्टिगेशन विच आर ordered by the central government through an inspector, or they were done by serious fraud investigation officer SFIO, or it is other cases ordered by tribunal। तो ये स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन है, आप कंपनी लॉ में पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। एंड देन नॉन स्टैट्यूटरी यानी अपन अपनी इच्छा पे करा रहे हैं। कब करा सकते हैं, तो देखना सिर्फ फ्रॉड्स के लिए नहीं होते, मैंने रिपीट करा यही बात आपको। कई बार इन्वेस्टिगेशन बिजनेस एक्विजिशन के लिए होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में आप पार्टनर बन रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो किसी कंपनी के, तो ये अलग अलग तरह के चीजें हैं। बैंक से लोन ले रहे हैं तो प्रॉफिट फोरकास्ट बनाएंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स अनलिस्टेड हैं, उसके वैल्यूएशन का इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। फ्रॉड्स डेफिनेटली अपन अलग से पढ़ेंगे, बिजनेस खरीदना उसका इन्वेस्टिगेशन, इनकमिंग पार्टनर के द्वारा और बैंक के द्वारा लोन देने के लिए इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं। चलिए, तो पहले बात करते हैं अपन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस की। स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस में वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स लाइक और इन्वेस्टिगेशन अंडर 210, 212, 213 and 216. Let's first get into 210, 212 and 213. स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशन जब आप कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं तो एक चीज समझिए कि द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द अकाउंट्स टू बी एग्जामिन्ड। जिन कंपनी में सब्सिडरीज हैं या डायरेक्टर्स किसी एंटिटी में इंटरेस्टेड है, उनके भी अकाउंट्स को एग्जामिनेशन में कवर किया जा सकता है। कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी मटीरियल मानी जाएगी या कोई भी लॉस कल्पेबल माना जाएगा, इनफैक्ट नेग्लिजेंस कल्पेबल मानी जाएगी। अगर आपने जो काम आपको स्पेसिफिकली एओए या बोर्ड के रेजोल्यूशन या शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन ने करने को कहा था और आपने नहीं किया, तो मानेंगे कि आपने जान करके ऐसा किया है, दैट मीन्स वो फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। अदरवाइज इट इज जस्ट एन एरर, केयरलेसनेस।
सिमिलरली अगर कोई आपने ड्यूटी परफॉर्म करना थी और आपने नहीं की, जिससे कंपनी को लॉस नहीं हुआ है, तो उसे मटेरियल नहीं माना जाएगा। माना जाएगा देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बट इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज मटेरियल। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है फॉर इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू नेग्लिजेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी। पूरे इन्वेस्टिगेशन में इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है, जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। इसके पास कुछ पावर्स होते हैं लाइक इंटरोगेटिंग द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एजेंट्स एंड अदर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू इंक्वायरी। वी विल कम टू द पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड लेटर। पहले ये तीनों इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन समझ लो। इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। नंबर 1 समझिए दोस्तों, अगर आप 210 में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कौन करेगा? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। Whereas 213 का इन्वेस्टिगेशन ट्राइब्यूनल के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा। ट्राइब्यूनल के पास गुहार लगाने कौन जा सकता है? कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जा सकता है। शेयर होल्डर्स तो जा ही सकते हैं एक स्पेसिफाइड नंबर्स में। तो ये बोलते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर सपोर्टेड विद सच एविडेंस और एन एप्लीकेशन मेड बाय एनी अदर कंसर्न पर्सन। या फिर ट्रिब्यूनल भी चाहे तो स्यूमोटो, अगर उसे लगता है कि कंपनी का बिजनेस कंडक्ट करने का उद्देश्य क्रेडिटर को धोखा पहुंचाना है या कोई फ्रॉड या अनलॉफुल एक्टिविटी करना है, तो उस केस में वो ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने से पहले पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, क्योंकि ये सुनवाई होने वाली जगह ट्राइब्यूनल है। और एक बार ये कंफर्म हो गया तो फिर उसके बाद में जो भी ऑफिसर को गिल्टी माना गया है उसको 447 की पेनल्टी इंपोज की जाएगी। बट 212 क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर रहा है, तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल व्यक्ति जाएगा तो ये लोग परमिट नहीं करेंगे। देयर हैज टू बी अ स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी इज वांटिंग टू डू दिस। एल्स रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर की कोई रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत कहा गया है, या फिर ट्राइब्यूनल या किसी कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें, तो बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, इंस्पेक्टर, स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, और यू कैन ऑल्सो डू इट स्यूमोटो और एन ऑर्डर पास बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल। स्यूमोटो पब्लिक इंटरेस्ट में। इन सभी केस में ध्यान रखना है कि इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इंस्पेक्टर से काम नहीं होगा तो वो ये काम अलॉट कर सकती है, असाइन कर सकती है सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को। कौन? सीजी, बाय एन ऑर्डर। एक बार एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को कुछ ऑर्डर कर दिया गया, ऑब्वियसली ये बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर किया जाएगा, या स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट में। और एक बार इसे एलोकेट कर दिया तो कोई दूसरी एजेंसी, फिर जैसे नफरा एक बार आईसीआई मेंबर्स का इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो कोई और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। ऐसे ही एसएफआईओ पिक्चर में आ गया तो कोई और इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। यहाँ पे फ्रॉड अगर कंपनी में हुआ है ड्यू टू एनी डायरेक्टर, केएमपी और एनी अदर पर्टिकुलर ऑफिसर हु हैज टेकन अनड्यू एडवांटेज, सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर ट्राइब्यूनल कि जिस व्यक्ति ने धोखाधड़ी करी है उसकी एसेट्स को कुर्क किया जाए, डिसगवर्नमेंट किया जाए, दैट मीन्स उसकी एसेट्स अटैच की जाए। तो 210 और 213 इन्वेस्टिगेशन है, और 212 एसएफआईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन है, 10 और 13 इंस्पेक्टर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये एक इंडिविजुअल होगा, सीए नॉन सीए कोई भी हो सकता है। इसके क्या पावर्स होंगे? तो कोड ऑफ क्रिमिनल नहीं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के अंतर्गत इसके पावर्स होंगे। इट विल हैव पावर टू एग्जामिन पीपल ऑन ओथ, इट कैन कॉल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिमेंबर नॉट मोर देन 180 डेज। 180 दिन से ज्यादा चाहिए तो वापस लौटा के फिर वापस से आप एक बार 180 दिन के लिए ले सकते हैं। कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप कंपनी के ऑफिसर एम्प्लॉइज से मांग सकते हो, जिनकी ड्यूटी होगी कि वो उनको सारा असिस्टेंस, बुक्स, अकाउंट्स, पेपर्स और इन्फॉर्मेशन दें। इसके अलावा कोर्ट कैन इशू लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कोर्ट और अथॉरिटी ऑफ अ फॉरेन कंट्री टू सीक एनी पर्टिकुलर एविडेंस, और किसी ने भी अगर इसका कंप्लायंस नहीं किया तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट लगेगी, बेसिकली कोई भी ऑफिसर और पर्सन इन इंडिया। तो ये पावर्स है किसके? इंस्पेक्टर के। इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट ऑब्वियसली किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल रिपोर्ट से पहले कोई इंटरिम रिपोर्ट भी डिमांड करे। क्या मेंबर्स क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी को ये रिपोर्ट मांगी जा सकती है? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन लेके मांग सकते हैं, एमसीक्यू आ सकता है इसके ऊपर। 224 Companies Act deal with follow-up of inspector report and gives power to CG to launch prosecution or even winding up proceedings against the company if serious frauds have been identified. जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट होगी, इट विल बी अंडर द सील ऑफ द कंपनी एंड कस्टोडियन ऑफिसर। ये रिपोर्ट को कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या किया जा सकता है? एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। सवाल उठता है कि इंस्पेक्टर का पावर किन किन के अगेंस्ट होगा? ध्यान रखना, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन के अलावा उसकी होल्डिंग सब्सिडरी और फेलो सब्सिडरी पे आप जानकारी ले सकते हो। सेकंड, वो सारी कंपनी जहाँ पे आपके केएमपी है, केएमपी का मतलब यहाँ पे या तो आपका मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, जिस कंपनी में मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर है उसके भी रिकॉर्ड्स इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जो भी कंपनी में
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपकी कंपनी के द्वारा नॉमिनेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई डायरेक्टर हैं, उन्हें भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इन 3 बॉडी कॉर्पोरेट्स, नॉट जस्ट कंपनीज के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिस दौरान इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, रिमेंबर एट रेलेवेंट टाइम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन का इनफैक्ट जो पीरियड है, जिस पीरियड का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर वो कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या एम्प्लॉय रहा है तो उसको भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है इंस्पेक्टर के द्वारा। अप्रोच स्टेप्स क्या होंगे? इन्वेस्टिगेशन के 6 स्टेप्स याद रखना होंगे। पहले 3 स्टेप्स आपके किससे रिलेटेड है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस, स्कोप और पीरियड। तो आप पहले ये 3 चीज़ें सेट कर लीजिए, उसके बेसिस पे फिर आप प्रोग्राम बना लीजिए। प्रोग्राम बना के उसको एग्जीक्यूट करके एनालाइज करके फाइंडिंग्स ले आइए, पर हो सकता है आपको एक्सपर्ट की मदद लगे। फाइनली आप जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, दिस रिपोर्ट विल बी ईदर एन इंटरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट डायरेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट इज एज पर सेक्शन 223, और ये कंप्लीट और अपने आप में एग्जॉस्टिव और क्लियर कट होना चाहिए। सारे एविडेंसेस आप अपने पास रखिएगा सो दैट बाद में आप पे कोई सवाल जवाब किए जाएं तो आप उसके जवाब दे सको। ये आपके सारे इन्वेस्टिगेशन हो गए 210 बाय इंस्पेक्टर रिलेटेड पावर्स हो गए। अब अपन बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंस्पेक्टर बट of the ownership, the true owners, the beneficial owners of the company. नॉर्मली ऐसा कब किया जाएगा? जब आपको लगता है कि यार कंपनी दिखाने के लिए, लेट्स से इट लुक्स टू बी अ कंपनी वेयर पीपल इन्वेस्टेड मनी इन इंडिया। जैसे बॉलीवुड में बाहर का पैसा लगाना सपोज अलाउड नहीं है, हमें लग रहा है दुबई से लोग पैसे लगा रहे हैं बॉलीवुड में, हम क्या करेंगे? तो हम ऑर्डर करेंगे कि यार जरा चेक करो इस कंपनी में एक्चुअल में किसका पैसा लगा है। हम देखा कोई एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी व्हिच हैज कम अप, कश्मीर फाइल्स एक मूवी है, हमें पता करना है प्रोड्यूसर में एक्चुअल में पैसा किसने दिया है, रियल बेनिफिशियल ओनर कौन है इसका। तो हमने क्या किया? ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। वंस अगेन ये इन्वेस्टिगेशन कौन ऑर्डर करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल करेगा तो क्या करेगा? वो ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, या सीजी को अगर लगता है इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो डायरेक्टली इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो बेसिकली 210 जैसा ही है काफी कुछ। इसकी अप्रोच क्या होगी? इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखते हुए रियल ओनर पता करने, तो इसके लिए उसे क्या क्या एग्जामिन करना पड़ेगा? तो सबसे पहले वो एरिया ऑफ अकाउंट्स पता करे और एक जनरल अप्रोच बनाए जिससे कि उसको पता पड़े रियल ओनर क्या है। ये मोटिव बेस्ड होता है इंक्वायरी, कि हमें लग रहा है कि यार पैसा ये लोग ले जा रहे हैं, ये लोग लगा रहे हैं, उस मोटिव के हिसाब से क्या चेक करना है, कौन से अकाउंट्स, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी सब्सिडरी या कोई ऐसी कंपनियां जहां डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो उनके अकाउंट्स चेक करिए। साथ ही साथ में आप एक काम करो, देखो सीधी सी बात है, अगर कंपनी का रियल ओनर कोई और है तो वो ऐसे ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ करेगा जिससे उसको फायदा और कंपनी को नुकसान हो। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें नुकसान कंपनी को हुआ है, आप देखो उसमें फायदा क्या, कोई डायरेक्टर या मैनेजरियल पर्सन को तो नहीं हुआ है, हो सकता है वो रियल ओनर हो। ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। पावर्स आपके पास वापस से इंटरोगेट डायरेक्टर, ऑफिसर, एजेंट, अदर कंसर्न। ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे कि डायरेक्टर से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हमेशा सतर्क रहे, अवेलेबल रहे, चीजें फॉलो करे। तो इसके लिए कहा गया है कि डायरेक्टर नीड्स टू टेक प्रॉपर केयर। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ही वाज प्रेजेंट एवरी टाइम व्हेन द बिजनेस वाज डन, एंड ऑब्वियसली बात है कि ये डिसीजन आपके डिस्क्रिशन पे डिपेंडेंट होगा। ये 2 प्रिंसिपल ध्यान रखना कि कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी डायरेक्टर ने की और कंपनी को लॉस नहीं हुआ है तो मटेरियल नहीं माना। कोई भी नेग्लिजेंस है जो कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी और आपने परफॉर्म नहीं की है तो उसे कल्पेबल यानी फ्रॉडलेंट नहीं मानना। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस इन्वेस्टिगेशन का है ये देखना कि कोई वायलेशन ऑफ द एक्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है। ये कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, ये ओपिनियन है, इसके बेसिस पे जेल नहीं होगी, ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेपिंग पॉइंट होगा जिसके बेसिस पे आगे एक्शंस लिए जाएंगे। इसी के साथ आपका डिस्कशन किसका कंप्लीट हो जाता है? ऑल दी स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस व्हिच आर देयर अंडर द कंपनीज एक्ट। अब नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं। अंडर नॉन स्टैट्यूटरी इन्वेस्टिगेशंस वी वुड बेसिकली वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स व्हिच इज लाइक व्हाट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ मुद्दे हैं जिसको आपके कोर्स में कवर किया गया है, एंड वन इज प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट। सो ये एक एक करके देखते हैं। देयर इज नथिंग मच इन दिस विद प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट। अगर कोई भी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो उसका एक ऐसे ही 3400 है जो अच्छे से आपको बताता है कि भाई इसको कैसे चेक किया जाता है। बट देन हमारे सिलेबस में ऐसे ईज नहीं होते हैं, तो वी जस्ट हैव टू चेक हियर कि जितना भी फोरकास्ट किया गया है, to a large extent, it depends on the nature of the business, and there are numerous uncertainties involved to that. Hence, it is not verifiable in the same way as historical data financial statements are verifiable. Hence, you'll have to do a special review as these depart from auditor's traditional role. That's about it. There's nothing much given here, so this is not critically important. Next is investigation on behalf of an incoming partner. इसको बहुत सारे पॉइंट है, कैसे याद रखना? नंबर 1, किसी फर्म में आप अगर एज अ पार्टनर एडमिट हो रहे हो तो सबसे पहले तो खुद पे डाउट करो कि यार ये मुझे पार्टनर ले क्यों रहा है।
तो why are you being added as a partner? And that is point number 1, let's say reasons for admission of new partner. और इसके लिए एक बार डीड अच्छे से पढ़ लेना, डीड पढ़ो अच्छे से, तो उसमें खास तौर पे ये चेक कर लेना कि नए पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड कोई स्पेशल क्लॉज है या नहीं है, कि नया पार्टनर एडमिट होगा तो एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी पार्टनर की परमिशन चाहिए, सबकी चाहिए, और वो हो तो ही हम एडमिशन एक्सेप्ट करें। देन अपन जब एडमिट होते हैं किसी भी फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्टिकुलर फॉर्म में पैसा कितना लाएंगे और गुडविल कितना लाएंगे, दो बड़े मुद्दे होते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, वी विल बेसिकली चेक द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, क्योंकि हमें निकालना होगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो वो कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसके पास प्रॉफिट्स के ट्रेंड क्या है। तो वील कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस फॉर वेरियस ईयर्स in order to calculate the future maintainable profit, and then we will calculate the capital employed. उसके लिए हमें उसकी एसेट और लाइबिलिटी की पोजीशन देखना पड़ेगी, और हमें एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट ऑफ रिटर्न, जिससे कि असेस कर पाएंगे कि अल्टीमेटली गुडविल कितनी आ रही है। इसके अलावा देयर कुड बी अ रिवैल्यूएशन डन बाय द पार्टनर्स बिफोर दैट। रिवैल्यूएशन में नॉर्मली पार्टनर वो सब रिवैल्यूएशन तो कर देंगे जिसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी डर एज एन इनकमिंग पार्टनर उन रिवैल्यूएशन में ज़्यादा होगी जहां लाइबिलिटी बढ़ सकती है, कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है जो एक्चुअल में क्रिस्टलाइज हो सकती है। तो नाउ आई विल फोकस अ लिटिल बिट ऑन द लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड लाइक, क्या कंपनी के कोई इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं है जो कंपनी ने कंफर्म इनफैक्ट फुलफिल नहीं किया, और इस कारण से कोई लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर उससे रिलेटेड आ सकती है। किसी प्रकार के लोन्स अगर कंपनी ने ले रखे हैं तो उनकी क्या पोजीशंस हैं, कोई ऑर्डर्स अगर इन हैंड है तो वो क्या पोजीशन है, इसका इम्पैक्ट एफएमपी पे भी आ सकता है और आपकी लाइबिलिटी वैल्यूएशन पे भी। इसके अलावा अदर मैटर्स में मे बी आप की मैनेजरियल पर्सन कौन है, किस तरह के एम्प्लॉयज हैं, लोग हैं, उसके बारे में देखना चाहेंगे। एंड देन बेस्ड ऑन ऑल दीज यू विल आल्सो टेक सम पर्सनल कंसिडरेशन लाइक स्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर, रेपुटेशन उनकी क्या है, ये सब चीज़ें डिवाइस करके फिर आप क्या करोगे, यू विल बी इन द पोजिशन टू कंक्लूड दैट how should I value the worth of the firm and accordingly decide the amount of goodwill or partnership capital which I am ready to contribute. अब अगर मुझे एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन करना है तो पार्टनरशिप फॉर्म के बाद अगला स्टेप ये आ सकता है। ऐसे तो हम प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट कंपनीज की भी बात कर सकते हैं, तो दैट इज पॉइंट नंबर 15, वील कम टू दैट। बिफोर दैट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्राइमरली कैसे मोड्स, कितने मोड्स से हो सकता है। एक होता है नेटवर्क बेस, जहाँ पे आप असेट लाइबिलिटी को वैल्यू करते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू पर शेयर आती है। इसमें गुडविल आपको वैल्यू करना पड़ता है बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहला असेट वैल्यू कर लो, गुडविल कैलकुलेट कर लो, नेटवर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से वैल्यू ऑफ शेयर निकाल लो। प्रेफरेंस शेयर में ये लॉजिक काम करेगा नहीं, आपको बताइए क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ यील्ड बेस्ड होगा। तो इक्विटी शेयर में भी यील्ड बेस्ड हो सकता है। इनफैक्ट इक्विटी शेयर में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और यील्ड बेस्ड हो सकता है, यील्ड बेस्ड यानी डिविडेंड बेस्ड। अगर आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स पे जाओगे तो 5 से 7 साल के प्रॉफिट्स लीजिए, ट्रेंड देखिए कंपनी की क्या है, और रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न से उसे कैपिटलाइज कर दीजिए। रिस्क फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, क्योंकि प्राइवेट कंपनी और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो यूजुअली पब्लिक कंपनी से रिलेटेड मिलेगा, तो उसे आप एडजस्ट करके आप शेयर की वैल्यू कंप्यूट कर लीजिए। यील्ड बेस निकालना है तो कंपनी की क्या पास हिस्ट्री है, डिविडेंड की मार्केट में क्या रेट है, कॉम्पिटिटिव रेट्स किस तरह के हैं, क्या यूजर्स की एक्सपेक्टेशन है रेट की, उसका एडजस्टमेंट ड्यू टू कंपनीज कंसिस्टेंसी ऑफ डिविडेंड, एराटिक डिविडेंड्स। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में आपने पढ़ा होगा, ये सारे इसके पॉइंट है। तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन राइट टू रिसीव डिविडेंड। यू विल कैलकुलेट कंपनी कितने प्रॉफिट फ्यूचर में कमाएगी, उसमें देयर इज डेफिनेटली अ रिस्क उसमें से कितने डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। वी विल हैव टू कंसिडर शेयर्स ऑफ कंपनीज इन सिमिलर ट्रेड कि वहाँ पे डिविडेंड क्या रेट से कैपिटलाइज होता है, और हम एक एवरेज रेट लेके उसे कैपिटलाइज करके शेयर की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी शेयर वैल्यूएशन में अगर कंट्रोलिंग स्टेक आएगा तो वैल्यू नॉर्मल से थोड़ी और ज़्यादा होगी, बिकॉज यू आर एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग स्टेक, यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर इट। नेक्स्ट, एक इंडिविजुअल या फर्म अगर कोई बिजनेस खरीदने जा रही है तो उसके वैल्यूएशन में क्या एडिशनल पॉइंट ध्यान रखने। तो आपने फॉर्म में जो पॉइंट ध्यान पढ़े थे या वैल्यूएशन शेयर में जो पॉइंट पढ़े थे, उसके अलावा एडिशनल पॉइंट, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट एडिशनल पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल यू आर एक्वायरिंग अ प्रोप्राइटरशिप फर्म और अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। तो दीज पॉइंट्स आर टू बी मेंशन्ड एज एडिशनल पॉइंट। प्रोप्राइटरी और पार्टनरशिप कंसर्न में एडिशनल पॉइंट में ज़्यादा सबसे बड़ा इशू क्या है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खरीदोगे तो गोइंग कंसर्न का इशू है कि वो कंपनी आगे चलेगी भी या नहीं। एज इन थिंग्स लाइक कंपनी के पास कोई ऐसी पेटेंट तो नहीं है, कोई उसकी जगह किराए पे तो नहीं ली हुई है जिसका लीज एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। इन सब चीज़ों से उसके गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो आप पता करो वो बिजनेस क्यों सेल कर रहा है, किराए पे जगह है तो लीज पीरियड कितना बाकी है, पेटेंट्स है तो उसका अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना है, स्टाफ है तो क्या आगे कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, बल्क सेल किसी एक कस्टमर को तो नहीं हो रही है जो प्रोप्राइटर के जाने से चली जाएगी, तो ये हमारे लिए एक वीकनेस होगी। इन सब के बेसिस पे हमें उसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके वैल्यूएशन करना होगा।
लिमिटेड कंपनी, नॉट प्राइवेट ओनली, प्राइवेट पब्लिक, कोई भी लिमिटेड कंपनी एक्वायर करोगे तो वहां पे एडिशनली आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा? कैपिटल, कितनी कैपिटल है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ शेयर्स कितने हैं, कोई अनकॉल्ड शेयर्स की लाइबिलिटी तो नहीं है, डिविडेंड की क्या हिस्ट्री है। तो यू विल बेसिकली फोकस ऑन कैपिटल इश्यूज एंड इसके अलावा कंटिजेंट लाइबिलिटी, लाइक कोई मॉर्गेज, कोई गिरवी तो नहीं रखा है एसेट, हमें ये चेक करना पड़ेगा। प्राइस शेयर की जो भी होगी, अगर लिस्टेड कंपनी है तो जो लिस्ट प्राइस होगी मार्केट में उससे थोड़ी ज्यादा होगी अगर आप कंट्रोलिंग स्टेक ले रहे हैं, और अनकोटेड शेयर्स हैं तो ऑब्वियसली ये जो हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पढ़ाई आपको देखना पड़ेगा। तो ये एडिशनल मैटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होंगे। कभी कोई बैंक अगर किसी को लोन देना चाह रही है तो वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? तो बैंक लोन देने से पहले चेक करती है कि भैया आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। तो फर्स्ट दे विल स्टार्ट विथ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लोन, रीपेमेंट कैसे करोगे, सिक्योरिटी आप क्या दे रहे हो, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, क्या आपके पास अगर कंपनी हो तो एमओए में, पार्टनरशिप फॉर्म है तो सारे पार्टनर्स की परमिशन लगेगी या कोई पार्टनर को परफॉर्मेंस डेलीगेट किया, पास्ट हिस्ट्री आपके बिजनेस की क्या है और इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। ये डिसाइड करके फिर आप 5 साल के एटलीस्ट P&L प्लॉट कर लीजिए एग्जिस्टिंग कंपनी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बेसिकली आप देखेंगे तो ये टर्नओवर रेशियोज हैं ज़्यादातर, इन्हें देख के फिर आप कैसे चेक करोगे? तो असेट्स और लाइबिलिटी में आप प्राइमरली किन पे फोकस करना। तो एक चीज समझ लो, कोई भी बैंक लोन देगी वर्किंग कैपिटल लोन तो इन्वेंट्री और डेटर के अगेंस्ट देगी, तो 2 पॉइंट आपको ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री चेक करना ही। या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा तो इट विल बी अगेंस्ट फिक्स असेट्स, पीपी और इन्वेस्टमेंट्स। इसके अलावा आप मेनली ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज देखोगे, एज कंटिजेंट लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटीज और आपके एसेट्स का इंश्योरेंस, सिक्योर्ड लोन, दूसरे लोन आपने ले रखे। फिर इनमें रिलेटिवली पॉइंट है, तो फिक्स असेट में आप देखो अलग अलग क्या आइटम है, डिप्रिसिएशन पर्याप्त है या नहीं है, कोई ऑलरेडी चार्ज तो नहीं है, रिवैल्यूएशन किया है तो अप्रोप्रिएट है नहीं। सिमिलरली फॉर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल में आप एज वाइज एनालिसिस देखोगे कि क्या कॉम्पोजिशन है, कितने 6 महीने तक के पुराने हैं, उससे ज़्यादा कितने पुराने हैं, क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया और फिर भी पैसा नहीं आया, ऐसे कितने हैं, बैड क्रेडिट, बैड डेट्स तो नहीं है आपके, डाउटफुल कितने हैं, डायरेक्टर से कितने लेना है, सब्सिडरी से कितने लेना है, बैलेंस शीट डेट के बाद की इवेंट्स भी देखेंगे फॉर देयर रियलाइजेशन। इन्वेंट्री में क्या टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री है, फिक्स गुड्स कितने हैं, स्लो नॉन मूविंग ऑब्सोलीट कितनी है, सब्सिक्वेंट इवेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ऑलरेडी कहीं गिरवी तो नहीं रखी गई, ऐसे सारे पॉइंट्स आपको देखना पड़ेंगे फॉर ऑल दीज पर्टिकुलर एरिया। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मेजर पॉइंट्स याद हो फिर आप इन इसके अंदर के पॉइंट्स अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन वंस यू हैव डन विद दिस, ये आपके अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली 3 स्लाइड्स में इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, दिस इज सेल्फ डूएबल। आई विल जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रॉड ओवरव्यू, नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज। सबसे पहले फ्रॉड्स का इन्वेस्टिगेशन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है वो सब बिजनेस एक्विजिशन के थे, अब हम बात करेंगे फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन की। तो फ्रॉड के इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड 2 जगह दी गई है, ऐसे 240 में और सेक्शन 447 में। दोनों में डिफरेंस ये है कि 447 स्पेसिफिकली कहता है वेदर और नॉट लॉस हैज इनकर्ड और अनजस्टिफाइड एडवांटेज हैज बीन अचीव, अदरवाइज दोनों की डेफिनेशन सिमिलर है। It says it is an intentional act made by one or more individual amongst management, TCWG, employee, third party, which involves the use of deception यानी धोखाधड़ी। और क्यों? To obtain an unjust or illegal advantage। तो primarily basically what you do is it is an intentional act by any person which is primarily done to obtain unjustified or illegal advantage by use of deception। वहीं 447 क्या कहता है? Fraud in relation to affairs of company, body, corporate includes any act, omission, concealment of fact, abuse of position by any person or other person with an intention to deceive or gain any undue advantage, और इसमें एक एक्सटेंडेड पॉइंट दिया गया है, टू इंजोर द इंटरेस्ट, मेरे फायदे के लिए या सामने वाले के नुकसान के लिए, ऑफ द कंपनी, वेदर और नॉट देयर इज अ रॉन्गफुल गेन और लॉस। ये क्लैरिफाइड है यहाँ पे। अब फ्रॉड्स कितने प्रकार के होते हैं तो हमें मालूम है मेनली 2 तरह के होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मिस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे एक एडिशनल कैटेगराइजेशन फ्रॉड का दिया गया है बेस्ड ऑन द पॉपुलर कैटेगरी ऑफ फ्रॉड्स। सो फर्स्ट 2 यू आर काइंड ऑफ ऑलरेडी अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ दीज एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एडिशनल क्या है? जर्नल एंट्री फ्रॉडुलेंट कर दिया आपने, सेल्स के फ्रॉड हो गए, कलेक्शन में आपने फ्रॉड कर दिया, एक्सपेंस के फ्रॉड हो गए, पेरोल के फ्रॉड्स हो गए, डेटा फ्रॉड हो गया, टेक्नोलॉजी फ्रॉड हो गए, बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स हो गए, अदर फ्रॉड, टीमिंग एंड लीडिंग, पैसा आया पर दिखाया आज नहीं आया है 2 दिन बाद, पैसा दिया दिखाया आज दे दिया पर दिया 2 दिन बाद, इससे आप फ्लोट अपने पास रख रहे हो, प्रोडक्ट में इंफीरियर क्वालिटी मिक्स करना, छोटी चोरी करना गुड्स की, ऐसे कई सारे आपके फ्रॉड्स हो सकते हैं। कभी क्वेश्चन आज सच इस पे आया नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पे इस पेज में कोई क्वेश्चन दिखेगा भी नहीं आपको, बट ये क्लासिफिकेशन है। देन फ्रॉड्स को पर्सनल गेन के लिए, मिस अप्रोप्रिएशन के लिए किया जाता है, तो उसके फिर अलग अलग कुछ और फंडामेंटल्स दिए गए हैं, जैसे ब्राइबरी के नेचर का, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स और ऑपरेशनल एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड्स। प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड क्या होगा? तो आप सबसे पहले पता करो कि जिस व्यक्ति कि आपको डर है फ्रॉड क्या है, उसकी क्या ड्यूटी थी, उसका बेसिक वर्क क्या है जनरल रूटीन ऑफिस में, और क्या सर्कमस्टांसेस है जिसे देख के आपको लग रहा है कि फ्रॉड हो सकता है।
कई बार हो सकता है अकाउंटेंट को कॉल किया जाए टू इन्वेस्टिगेट अ सस्पेक्टेड फ्रॉड, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट नोन. In this case, you will have to basically you're into the financial accounting and internal control system. Identify responsibility of the members of staff, see the internal control, spot weaknesses, and then wherever weaknesses are found, like एक ही employee के पास कुछ सारा power है, कहीं पे reconciliation नहीं हो रहा है, उन areas में check करके fraud identify करना पड़ेगा. तो this is basically when you are not sure how to identify frauds, and this is where you are targeting a particular person. ये जो अपन ने ऊपर फ्रॉड्स देखे थे कई प्रकार के, इसमें से हमने देखे कुछ फ्रॉड्स हमारे कौन से नेचर के हैं. कलेक्शन फ्रॉड, सेल्स फ्रॉड, एक्सपेंस फ्रॉड, पेरोल फ्रॉड्स, इन्वेंट्री फ्रॉड्स. तो ये फ्रॉड्स की स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइमरली स्पेसिफिकली वी टॉकिंग अबाउट 5 स्पेसिफिक फ्रॉड्स. पहला रिसीप्ट में फ्रॉड. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिसीप्ट में फ्रॉड कैसे हो सकता है, तो ये पॉइंट लिखना है, और कैसे आप डिटेक्ट करोगे फ्रॉड हुआ है क्या रिसीप्ट में, तो ये पॉइंट लिखना है. सिमिलरली पेमेंट में आता है तो ये लिखना है. सेल्स या परचेज में आता है तो ये वाले पॉइंट है. इन्वेंट्री में आएगा तो ये पॉइंट है. और दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, जैसे देख के आपको लगेगा फ्रॉड्स हो सकते हैं. ऐसे 240 में भी कवर होता है. आई जस्ट टेक वन ऑफ दीज एग्जांपल्स, अदर्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन गो थ्रू इट. जैसे कैश रिसीव में फ्रॉड कब दिखेगा, आपने देखा डुप्लीकेशन हुआ है, एज इन कोई कैश रिसीप्ट हुई और उसकी लेट्स से फॉर एग्जांपल रिसीप्ट के ऊपर करेक्शन हुआ है, काउंटर फॉइल पे अमाउंट चेंज कर दिया, 20,000 को 2,000 कर दिया, I20 काउंटर फॉइल में 2,000 कर दिए, रिसीप्ट टाइप पर उसकी काउंटर फॉइल दी नहीं, पीछे से काउंटर फॉइल दे दी, सीरियली नंबर नहीं है तो डिटेक्ट नहीं हुआ. बैड डेट्स रिकवर हुई, बताया ही नहीं रिकवर हुई है. ये सब रिसीप्ट नेचर के फ्रॉड है. क्रेडिट सेल हुई, पैसा आया, दिखाई नहीं, फ्रॉड है. पता कब पड़ेगा, जब रिकंसिलिएशन होगा. तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं. टोटल एरर कर दिया आपने, टोटलिंग में कैश बुक में गड़बड़ कर दी, इस तरह से चेक कैसे करोगे, सीधी सी बात है. अलग अलग सोर्स से जो इनकम है उसको स्क्रूटनाइज करो, कार्बन कॉपी देखो, डुप्लीकेट्स को देखो, कहीं उसमें ओवरराइटिंग तो नहीं है. बैंक में पैसे जो जमा किए हैं उसमें देखिए पूरे पैसे वहाँ पे जमा हुए या नहीं, BRS बनाइए. स्क्रैप सेल वगैरह में कैश रिसीव फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, मिसलेनियस इनकम में वो चेक करिए. डिटेल अच्छे से वाउचिंग करिए, रिकवरीज चेक करें, रिकन्सिलिएशन करें थर्ड पार्टी से, और कंसाइल करें कि भैया पैसा पूरा जो आया है वो अकाउंट फॉर हुआ है या नहीं हुआ है, जितने विड्रॉल्स हुए हैं वो चेक करें. तो इस तरह से दिया हुआ है. दिस इज योर चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. धन्यवाद.